लाइफ एक ना युगल मेरे लिए ग्रीन टी भेज देना। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरी सबोला आर्मी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? पहले एक बारी बता दो, ऑडियो वीडियो रिद्धि, अनन्या, इब्रार, गरिमा, अमृत, हरिओम, शुभान, जयक्षवा, निशा, प्रतीक, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गौतम, एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून। बेटा एक बारी पहले मुझे बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है? देखो आप लोगों का ये समय जो है वो बहुत क्रूशियल है, तो मैं ज्यादा बेटा फालतू की बकवास नहीं करूंगी, सीधे पॉइंट पे आएंगे, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों का ये टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च एंड अप्रैल। पहले मैं इसी बात से शुरू करूंगी। फाइनली मैम आप लाइव हो। निहाल बेटा और क्या, ऐसा थोड़ी है कि तुम लोगों का तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, है ना? और जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। मैंने कहा था एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। हालांकि मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सब लोग बेटा कोई ना कोई टेस्ट, मॉक टेस्ट देते होंगे, मैं ये उम्मीद कर रही हूं। अगर नहीं दे रहे हैं तो देना चाहिए। मैं कुछ बातें आप लोगों से पहले कर लेती हूं और फिर बेटा हम फटाफट से ना प्रैक्टिस सेशन में मूव करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस सेशन मेरे साथ में करो बेटा। आपको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी बेटा हर क्वेश्चन के बाद कि आप सोच सको और आंसर मार्क कर सको, और फिर मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगी। इसमें 11th और 12th के पूरे कंबाइंड चैप्टर्स के बेटा क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश आपको ये करनी है, चीटिंग नहीं करनी है। AITS दे रहे हो ना, बहुत बढ़िया है। चीटिंग नहीं करनी है, ईमानदारी से पेपर देना है। दो तीन बातें आप लोगों से कर लूं। सबसे पहली बात जो बेटा मैं आप लोगों से करना चाह रही हूं, क्योंकि आप लोगों का नीट एग्जाम बिल्कुल करीब है बेटा, ओनली मार्च एंड अप्रैल, ये 2 महीने हैं बच्चों आप लोगों के पास। लक्ष्य के बहुत सारे ऐसे बच्चे बेटा होंगे जो अर्जुना में भी पढ़े थे, लक्ष्य में भी पढ़े थे, और आप सबको पता है बेटा मैं आप लोगों को सिर्फ होप्स नहीं दे रही हूं, आप लोगों को फैक्ट्स बता रही हूं। आप लोगों ने देखा है बेटा हमारे बैचेस से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और मैं बहुत उम्मीद के साथ हूं कि आप लोगों के बैच में से भी बेटा हमें बहुत सारे सिलेक्शन मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई की है। कई लोगों ने अर्जुना लक्ष्य हमारे साथ पढ़ा है, कई लोगों ने सिर्फ लक्ष्य पढ़ा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने बेटा बहुत बढ़िया तरीके से ये 2 साल पढ़ाई की है। और बेटा ये जो अंतिम वक्त है ना, मार्च और अप्रैल का, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है बेटा। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो ये 2 साल बेटा रगड़ के मेहनत की है ना, अब बस ये 2 महीने बचे हैं बेटा, जिसमें आपको ना एकदम फोकस रहना है कि अब तो यहां से 1 मिनट भी मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी तबीयत खराब होगी बेटा इस वक्त ना, तो फिर मौसम चेंज हो रहा है, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। इस वक्त तबीयत बिल्कुल खराब नहीं करनी है। एक भी बेटा दिन अगर आपका वेस्ट हुआ ना तो वो लॉस है, ठीक है? वो आपको नहीं करना है, भैया रख दीजिए। आपको बेटा यहां से हेल्थ अपने ध्यान रखनी है। दूसरी बात बेटा, अब जो भी शेड्यूल बना रहे हो उसे एग्जैक्टली फॉलो करो, उससे 1% भी डेविएट मत हो, क्योंकि अब डेविएट होने का बेटा समय नहीं है। डेविएट होने का समय नहीं है। जो शेड्यूल बनाते हो उसे बेटा फॉलो करो। एक बार ना आंख बंद करके बेटा बस यही चीज सोचो, मेरा एग्जाम आने वाला है, मैं नीट का एग्जाम दूंगी या दूंगा। अभी मैंने पूरे 2 साल उसके लिए मेहनत की है, और जब मेरा एग्जाम अच्छा होगा तो यार मम्मी पापा को जिस दिन रिजल्ट पता चलेगा, मुझे पता चलेगा, मैम को पता चलेगा, PW को पता चलेगा, कितनी खुशी होगी। और हम साथ मिलके बेटा रिजल्ट सेलिब्रेशन करेंगे, चाय पार्टी करेंगे, ठीक है? पॉजिटिव चीजें सोचो, वही बेटा होगा। दूसरी बात बेटा देखो, टेस्ट इस वक्त में देना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट दो और उसकी एनालिसिस करो, और बेटा टेस्ट जिस टाइम पे हो रहा है उसी टाइम पे दो। टेस्ट जिस टाइम पे हो रहा है बेटा उसी टाइम पे टेस्ट दो। अपनी मर्जी से टेस्ट का टाइम मत करो। टेस्ट की एनालिसिस करो, कहां गलतियां कर रहे हो। आप कोई भी टेस्ट दे सकते हो बेटा, आपको जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, बट आप टेस्ट दो। आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्कोर कैसी आ रही है, कौन से टॉपिक्स आपके प्रॉब्लम वाले हैं, और किन टॉपिक्स को आपको वापस से पढ़ने की जरूरत है। मैं बार बार बोल रही हूं बेटा, रिवीजन करके जाना। बायो में एनसीईआरटी की रिवीजन जरूर करके जाना। बेटा कहां से टेस्ट दे भाई, हमारा AITS है, और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, आपके पास प्रीवियस बेटा बहुत सारे पेपर्स होंगे, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? यस एवरीबॉडी, मेरी बात समझ रहे हो ना सारे बच्चे?
टेस्ट और उसकी एनालिसिस बहुत ज्यादा बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक और बात बोलती हूँ, कई टॉपिक्स आपको लगते हैं कि टफ हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, और जूलॉजी में बॉटनी में हो सकता है वो आपने ना छोड़ दिए हो पहले, बट बेटा कई हार्ड टॉपिक से बहुत इजी सवाल आते हैं। आप लोगों ने इतने टाइम तक बेटा पीवाईक्यूज करे हैं, मैंने एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल 4 पेज पर लिख लिख कर याद किए हैं। वेरी गुड, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो मैं कह रही हूं टफ टॉपिक से भी कई बार बेटा इजी क्वेश्चंस आते हैं, टफ टॉपिक्स को छोड़ के मत जाना। टफ टॉपिक से कई बार इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं और बाद में आप बहुत अफसोस करते हो कि यार पढ़ लेता ना तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे को लग रहा था कि इतना टफ टॉपिक है बट सीधा सवाल आया। और बायो में एकदम बेटा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आया हुआ है, मैंने आपको पूरे टाइम यही समझाने की कोशिश की एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा, तुम जबरदस्ती का टेंशन मत लो एंड कीप योर होप्स हाई, पॉजिटिव होके पढ़ाई करो। अब बेटा बस, अब हम शुरू करें क्या एक बारी? यस, क्या शुरू करें मेरे प्यारे प्यारे सपोलो बेटा इसी बात के साथ में। और बेटा मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद, पूरी पीडब्ल्यू का प्यार और आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। आप बढ़िया से बेटा बिल्कुल नेगेटिव थॉट प्रोसेस मत रखना, किसी सपोले से आपको पूछने की जरूरत नहीं है तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तुम अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। किसी की प्रिपरेशन अच्छी या बुरी से तुम्हारे ऊपर कोई इंपैक्ट ना आएगा, ना आया है, ना उससे कुछ फायदा होगा, नेगेटिव होगा। आप किसी से कुछ नहीं पूछोगे, आप अपनी प्रिपरेशन में लगा के करोगे। आप बस नीट के एग्जाम का वेट करो पेशेंस के साथ में, और ऐसे सोचो कि बस ये लास्ट में ना मैं एकदम जबरदस्त तरीके से बेटा पढ़ाई करूंगी और बस अब एग्जाम में फोड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। पॉजिटिव रखना है बेटा अपने मन को, माइंड को पॉजिटिव रखना है, चाहे कितनी भी नेगेटिव थॉट्स आए उसको डिस्कार्ड करते हुए चलना है, पॉजिटिव होप्स रखने हैं, ठीक है। चलिए जी, इसी बात के साथ में बेटा पहले शुरू करें क्या, जल्दी मुझे बताएंगे हाउ इज द जोश एवरीबॉडी, हाउ इज द जोश एवरीबॉडी। मैम बोर्ड्स चल रहे हैं, क्या करें। वासु बेटा अब देखो, मैं आखिरी बात ये बेटा एड्रेस कर रही हूं, मैंने आप लोगों को पूरे लक्ष्य बैच में यही समझाया था कि बेटा बोर्ड्स तो आएंगे ही, सबको पता था कि बोर्ड्स किस टाइम पे आने वाले हैं। अपना रिवीजन प्लानर ऐसा ही आपको बनाना था कि आपको पता था कि मैम बोर्ड्स एग्जाम साथ के साथ चलेंगे, ठीक है। और मैं आपको बार बार बोलती हूं, ठीक है बोर्ड्स में बेटा सब्जेक्टिव होता है, आपको सब्जेक्टिव लिखने की आदत नहीं होती है, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट बेटा एज सच कोई सिलेबस तो अलग नहीं है ना कि आपको उसके लिए बहुत अलग पढ़ाई करनी पड़ रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना। आपकी खुद की जिम्मेदारी है बेटा, और आपको पता है कि आपका स्लीपिंग टाइम कौन सा है, आप एक्टिव कब होते हो। मैं बोल रही हूं ये 2 महीने हैं, शेड्यूल बना लो अपना प्रॉपर और उसको बेटा प्रॉपरली फॉलो कर लो, तो ये 2 महीने आपके बहुत इफेक्टिव निकल सकते हैं। आप बोर्ड्स के साथ साथ भी बेटा रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, बट आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, और आपकी प्लानिंग आप खुद बनाओ, आपकी प्लानिंग आप खुद बनाओ बेटा, अपना शेड्यूल खुद बनाओ, और बनाओ मत फॉलो करो। समझ लेना, मार्च अप्रैल में अगर कोई भी दिन वेस्ट किया ना बेटा, फिर आप ये बाद में बेटा किसी को मत बोलना, मैम को मत बोलना, मम्मी पापा को मत बोलना, अपने आप से मत बोलना कि मैंने बहुत मेहनत की थी और फिर भी देखो मेरे साथ क्या हो गया। ये 2 महीने में अगर आपने एक भी दिन बर्बाद किए, फिर बेटा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी आपकी खुद की है, आपकी खुद की है, ठीक है। आज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास भी हैं और हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा हम शुरू करते हैं पहले सवाल की ओर। चलिए जी पहले सवाल की ओर बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा फटाफट से आपको मार्क करना है। पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बेटा कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। चलिए चलिए जी, यार इसको रिफ्रेश कर देना है तो एक बारी। ग्लूकागॉन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, ग्लूकागॉन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, बेटा आपने इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के 2 हार्मोन्स पढ़े हैं, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन नाम के बेटा 2 आपने हार्मोन्स पढ़े हैं, दोनों मिलके बेटा ग्लूकोज होम्योस्टेसिस करवाते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करवाते हैं अलग अलग तरीके से। बेटा एक हार्मोन होता है जो हाइपोग्लाइसेमिक होता है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और एक हार्मोन होता है बेटा जो हाइपरग्लाइसेमिक होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। मैं साथ के साथ ना जो कॉन्सेप्ट इससे एसोसिएटेड है वो कॉन्सेप्ट भी बेटा आपको रिवाइज कराते हुए चलूंगी, क्विकली रिवाइज कराते हुए चलूंगी। सिमरन बेटा पोल तो मैं करा सकती हूँ बेटा, पर इस टाइम पे पोल कराऊंगी ना तो समय बर्बाद होगा, क्योंकि लैग चलता है ना, तो समय बर्बाद नहीं करना है, इसलिए नहीं करा रही हूँ, ठीक है। ये टाइम तो बहुत जरूरी है।
हाइपो और बेटा हाइपर, है ना। तो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को अलग अलग तरीके से कम करता है बेटा। कैसे कम करता है? जैसे वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देता है। अगर ब्लड से ग्लूकोज हट जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा। वो सेल्स को कहता है प्लीज ग्लूकोज अपटेक कर लो। क्यों? क्योंकि वो सेल्स को कहता है प्लीज प्रमोट, इट प्रमोट्स द सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। और क्या क्या करता है? वो ग्लाइकोजन को टूटने नहीं देता है, क्योंकि ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा ब्लड में, और इसका काम तो ब्लड ग्लूकोज को कम करना है, तो वो ग्लाइकोजन को टूटने से रोकेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करती है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बेटा, वो आपकी हाइपरग्लाइसेमिक होती है। इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर, बेटा ये तो आंसर नहीं होगा, हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड ग्लूकोज को तो ये बढ़ाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, मैम ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकागॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाता है। नियो का मतलब होता है बेटा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना, तो मैम ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। और याद रखो ग्लूकागॉन भी ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, कॉर्टिसोल भी ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, और एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं। तो मैम नॉट रिस्पॉन्सिबल पूछा है ना, ये तो मैम इसके फंक्शन है। प्रमोटिंग सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, बेटा ये डेफिनेटली ये नहीं करवाएगा बेटा ये। हाँ सिमरन वेरी गुड। बेटा ये सेल्स को नहीं बोलता है कि तुम ग्लूकोज यूटिलाइज कर लो। अगर बेटा ये सेल्स हैं और ये आपका ब्लड वेजल है, अगर ब्लड वेजल में से ये जो ग्लूकोज हैं, अगर ब्लड वेजल में से ये ग्लूकोज को तुम्हें कम करना है, वो काम इंसुलिन करती है। इंसुलिन कहती है कि जो ब्लड वेजल्स हैं और जिसमें जो ब्लड है हमारा, जिसमें हमारा ग्लूकोज है, उसको सेल्स यूटिलाइज कर ले। ये काम इंसुलिन करती है ताकि ब्लड से ग्लूकोज कम हो जाए। इंसुलिन का काम होता है प्रमोटिंग सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ये सेल्यूलर अपटेक नहीं करवाता, ये इनहिबिट्स द सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। जब बेटा आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ जाए ना, तो आप बेटा मुझे थम्स अप दे देना एक, ठीक है, आप मुझे थम्स अप दे देना बेटा एक। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये तो बेटा इसका काम है। दिस इज नॉट द फंक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम बढ़ते हैं बेटा आगे। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग खुद पहले ट्राई करो। अनन्या बेटा लव यू बच्चा, लव यू ऑल बेटा। लक्ष्य के बच्चों के लिए आना ही था और बेस्ट विशेस आप लोगों को देनी ही थी, ऑब्वियस सी बात है बेटा, मेरे को आना ही पड़ता। चलिए क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन हार्मोन। इसमें से प्रोटीन हार्मोन कौन सा नहीं है? कितना आसान था, मैंने आपको हार्मोन का नेचर याद करवाया था। प्रोटीनेशियस या पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, आयोडीनेटेड हार्मोन होते हैं, और बेटा स्टेरॉइड्स होते हैं। और मैंने आपसे कहा था जैसा इनका नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है बेटा, उस पर डिपेंड करता है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। जैसे प्रोटीनेशियस हार्मोन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करा रही हूं साथ में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो इनके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर या एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं। वेराज बेटा आयोडीनेटेड हार्मोन या स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, इनके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर जाके या सेल के अंदर जाके बेसिकली रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। आयोडीनेटेड हार्मोन बेटा क्या है? T3 और T4। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन क्या है बेटा? आपका एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, इनफैक्ट आपका मेलेटोनिन वो भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। स्टेरॉइड बेटा कितना आसान है, देखो जिसके नाम में आपको स्टेरॉइड के नाम से ही पता चलेगा। आपके ओवरी और टेस्टिस के हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऐसे नाम होते हैं, वो स्टेरॉइड होते हैं। ऑन नाम जो आ रहा है मैम। एड्रीनल कॉर्टेक्स के भी जो हार्मोन होते हैं ना, कॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स के भी हार्मोन जो होते हैं मैम वो स्टेरॉइड्स होते हैं, बस ठीक है। एड्रीनल मेडुला के हार्मोन तो बेटा अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो गए। बाकी सारे बचे हुए हार्मोन मैम प्रोटीनेशियस है, सारे पिट्यूटरी के, हाइपोथैलेमस के, पैंक्रियास के, कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, थाइमोसिन, सारे बेटा क्या हो जाएंगे? प्रोटीनेशियस। तो क्या होगा बेटा? ये प्रोटीनेशियस है मैम, ये भी प्रोटीनेशियस है, ये भी प्रोटीनेशियस है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉन्सेप्ट्स याद करो, सारे रिवाइज करो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है द हार्मोन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, हार्मोन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। ग्लोमेरुलोसा का हार्मोन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, GF। फैसिकुलेटा का होता है बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विच इज कॉर्टिसोल। डन 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 मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो। +4 दे दूं? +4 मैं अपने आप को ना नंबर देती हूं, आप भी अपने नंबर अपने आप को बेटा देते जाना। मेरे को दोनों क्वेश्चंस में +4 मिल गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बेटा, चलो। एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट्स, बेटा बहुत आसान सा सवाल था। आप ऐसे
ईसीजी पढ़ते हैं, मैं एक बार आपको फटाफट से रिवाइज करा देती हूं। सपोलो पी वेव, क्यूआरएस वेव एंड बेटा टी वेव आप पढ़ते हो। पी वेव बेटा इनमें से कोई भी वेव जो होती है वो कभी भी डायरेक्टली नहीं बोलोगे कि सिस्टोल या डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रही है। पी वेव रिप्रेजेंट्स द एट्रियल डीपोलराइजेशन। पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रिया का डीपोलराइज होना। एट्रिया के डीपोलराइजेशन की वजह से एट्रिया का जो सिस्टोल होता है वो होता है पी वेव। सो पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन विच लीड्स टू एट्रियल सिस्टोल। एक लाइन याद है सारे बच्चों को, बहुत छोटी सी लाइन थी बेटा, वो लाइन आप लोग को याद है? वेंट्रिक्युलर डीपोलराइजेशन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव। ये ध्यान रखना है बेटा, छोटी सी बात है कि आपका जो वेंट्रिक्युलर डीपोलराइजेशन होता है वो क्यू एक नेगेटिव वेव है, तो शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव, ये याद रखना है, गलती नहीं करना। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन दैट लीड्स टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और फिर हम बोलते हैं कि ये जो वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ ना बेटा, वो तब तक होता जाता है जब तक टी वेव का एंड नहीं आता, और इसीलिए हम बोलते हैं एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। याद आ रहा है? क्योंकि वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म होता है जब टी वेव खत्म होती है। एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। छोटी छोटी बातें मैं याद दिला दे रही हूं आपको। आई एम श्योर आप लोगों ने तगड़ी पढ़ाई की होगी, बट मेरी तरफ से मैं कोशिश करी हूं क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट्स भी बेटा एक बारी रिवाइज करा दूं। अगला क्वेश्चन करें, द स्टेट ऑफ हार्ट। सारे डिसऑर्डर्स को एक साथ हम बेटा रिवाइज करेंगे। द स्टेट ऑफ हार्ट when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body is। आपने बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ा एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर। एंजाइना वाज एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट चेस्ट पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि इनफ ऑक्सीजन हार्ट के पास नहीं पहुंच रही। कार्डियक अरेस्ट होता है बेटा कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, ठीक है ना। हार्ट अटैक होता है, देखो हार्ट अटैक हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस था? हार्ट पर अटैक हुआ, अगर हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिला तो वो धीरे धीरे मर जाएगी। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दैट इज हार्ट अटैक। हार्ट फेल हो गई, फेल हुआ मतलब जो काम दिया था वो तुमने नहीं किया। मैं अपने सिलेबस, मैं अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया तो मैं टाइम टेबल फॉलो करने में फेल हो गया। हार्ट का काम था पंपिंग ऑफ ब्लड बेटा, वो पंप नहीं कर पाया तो वो फेल हो गया, तो हार्ट हो गया फेल, हार्ट फेलियर। एक आपने पढ़ा था बेटा, ये यही बोला है ना, हार्ट इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड टू मीट द डिमांड ऑफ बॉडी। हार्ट ने पंप नहीं किया तो हार्ट फेल हो गया, हार्ट का जो काम था वो उसने नहीं किया। बेटा एक चीज और याद करो, तुम लोगों ने ये पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था तुम लोगों ने? वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज से ही तो ये सारे कार्यक्रम बेटा होते हैं। कोरोनरी आर्टरी के अंदर बेटा डिपोजिशन हो जाती है फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर्स की, उसका ल्यूमन छोटा हो जाता है तो इनफ ब्लड पहुंच नहीं पाता, राइट। रिवाइज हो रहा है ना, लास्ट मोमेंट के लिए मैं कोशिश कर रही हूं आपको सारे टॉपिक्स थोड़े थोड़े याद दिला दूं बेटा। चलो, इन विच पार्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल हार्ट इज रिलैक्स्ड एंड एवी वाल्व्स आर ओपन। चलो उसमें मेरे को 4 नंबर मैंने दे दिए, समझ लो मन से दे दिए। कौन से कार्डियक साइकिल के पार्ट में बेटा आप कहते हो हार्ट इज रिलैक्स्ड एंड एवी वाल्व्स आर ओपन? आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन होने चाहिए बेटा। देखो वैसे भी आपके कुछ ही तो इवेंट्स होते हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और होता है जॉइंट डायस्टोल, राइट। हम अगर जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट करें 0.4 सेकंड के लिए, ये वो कंडीशन होती है बेटा हार्ट की, जॉइंट डायस्टोल, जब आपकी जॉइंट मतलब दोनों चेंबर्स एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों मिलके बेटा, मुझे एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं इससे रिलेटेड, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, जॉइंट डायस्टोल में चारों चेंबर्स आपके रिलैक्स होते हैं, इस दौरान हार्ट में क्या ब्लड भर रहा होता है? अगर हाँ तो कौन सा ब्लड भर रहा होता है, ये आप मुझे आंसर दो। और डेफिनेटली मैम, विच पार्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल हार्ट इज रिलैक्स्ड? सिस्टोल में तो हार्ट कभी रिलैक्स होती ही नहीं है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, सिस्टोल में तो कभी रिलैक्स हो ही नहीं सकती। डेफिनेटली इसका आंसर तो मैम जॉइंट डायस्टोल है, और लिखा हुआ है जॉइंट डायस्टोल होने के वक्त में मैम एवी वाल्व्स खुले हुए होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जॉइंट डायस्टोल के वक्त में हो क्या रहा होता है हार्ट में? जॉइंट डायस्टोल के वक्त में बेटा हो क्या रहा होता है हार्ट में, ये बताओ, हो क्या रहा होता है हार्ट में? आंसर दो जल्दी से। जॉइंट डायस्टोल के वक्त में हार्ट में हो क्या रहा होता है? वेरी गुड। साइकात विश्वास का आंसर सबसे पहले आया है, फिर संदीप का भी आया है, रिद्धि का भी आया है, संकेत, समीक्षा, वेरी गुड वेरी गुड, जयाश, बहुत सारे, सॉरी मैं नाम पूरा नहीं ले पा रही। नहीं आए नलायक को डीऑक्सीनेटेड ब्लड मत बोलो, तुम ये बोलो कि मैम जॉइंट डायस्टोल वो स्टेज है जब मेरे चारों चेंबर रिलैक्स है, मेरे हार्ट में नॉर्मल ब्लड भर रहा है।
मेरे एवी वेल्व्स खुले हुए हैं बेटा, हमारे एट्रिया से वेंट्रिकल में वो जो नॉर्मल फिलिंग हो रही होती है ना, 70% फिलिंग, नॉर्मल फिलिंग जो हो रही होती है वो नॉर्मल फिलिंग हो रही होती है। तभी तो जब 70% फिलिंग हो जाती है, 100% नहीं हुई होती है जॉइंट डायस्टोल के वक्त में, तो हम जॉइंट डायस्टोल के वक्त में क्या करवाते हैं, उसके बाद एट्रिया का सिस्टोल कराते हैं। तभी तो जॉइंट डायस्टोल के बाद एट्रिया सिस्टोल करती है। तो रिमेनिंग जो ब्लड है उसको भी पिचका के तुम किसके अंदर ले आते हो, वेंट्रिकल के अंदर, पूरी 100% फिलिंग कर देते हो। फिर तुम एवी वाल्व्स को क्लोज करते हो, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल कराते हो ताकि बेटा ब्लड ऊपर की डायरेक्शन में ना जाए, है ना। इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो, पहले एवी वेल्व्स को क्लोज कर देते हो, सेमीलुनर को खोल देते हो ताकि पल्मोनरी आर्टरी में और अयोर्टा में ब्लड चला जाए। जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर जाता है, ब्लड अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, फिर धीरे धीरे वेंट्रिकल का प्रेशर ड्रॉप होता है। वेंट्रिकल का प्रेशर ड्रॉप होता है तो आपकी दोनों सेमीलुनर वाल्व्स बंद हो जाती है ताकि अयोर्टा से भी पीछे ब्लड ना आए और पल्मोनरी आर्टरी से भी पीछे ना आए, और एवी वेल्व फिर से खुल जाती है, नॉर्मल फिलिंग, फिर से जॉइंट डायस्टोल। डन 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 डन, बहुत शानदार बेटा, आंसर्स तो सही दे रहे हो। चलो देखो, ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ विच कैपेसिटी और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ IICM टेक्स प्लेस। IICM का मतलब है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। बोला इनमें से कौन सी कैपेसिटी या वॉल्यूम को नापने के लिए हमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो आप याद करो कि आपने एक नॉर्मल इनहेलेशन पढ़ा था, नॉर्मल एक्सहेलेशन पढ़ा था, और आपने फोर्सफुल एक्सहेलेशन पढ़ा था, क्योंकि फोर्सफुल इनहेलेशन की तो एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में दी ही नहीं हुई है। तो जब बेटा आप बोलते हो टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है नॉर्मल इनहेलेशन एंड नॉर्मल एक्सहेलेशन। द अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन, ये बहुत अच्छा सवाल है, इनडायरेक्ट तरीके का सवाल है, दो टॉपिक्स को मर्ज करके क्वेश्चन है। तो जब एक इंसान नॉर्मल इनहेल कर रहा है जो एयर, या नॉर्मल एक्सहेल कर रहा है जो एयर, दैट अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन नॉर्मली इनहेल्स या एक्सहेल, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। इसमें मुझे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की जरूरत ही नहीं है, हम तो डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का काम करेंगे। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब एक इंसान फोर्सफुल एक्सहेलेशन करता है, तब मैंने तुम्हें बताया था इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का काम आता है। तब मैंने तुम्हें बताया था बेटा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का काम आता है, एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन अगर मैं फोर्स लगाऊं तो द अमाउंट ऑफ एयर दैट आई कैन फोर्सफुली एक्सहेल, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, राइट। तो फोर्स लगा के अगर मुझे एक्सहेल करना है तो मुझे इन मसल्स का यूज करना पड़ेगा। सबको कॉन्सेप्ट चमक रहा है? आप अपने सारे लक्ष्यन स्टूडेंट्स को बोल देना कि ये वाला लेक्चर बेटा एटलीस्ट देख ले, क्योंकि इनसे आप लोगों की एक क्विक रिवीजन भी हो रही है सारे टॉपिक्स की, एटलीस्ट जो क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा, आप लोग जरूर सब लोगों को बता देना। ठीक है, डन 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 डन। चलिए अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट वन। आप खुद से करो, फिर मैं करवाऊंगी आपको। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है, एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, CO2 diffuses into the blood and forms bicarbonate and hydrogen ions. Every 100 ml 12th के भी क्वेश्चंस है इसमें यार। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers around 4 ml of CO2 to alveoli. Higher temperature is favorable for dissociation of oxyhemoglobin. Receptors associated with aortic arc and carotid arteries send necessary signals to the pons. इसमें बोला हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बेटा? टिश्यू, जहां आप कर पाए ना, अब मैं आंसर दूं। टिश्यूज में ऑब्वियस सी बात है बेटा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का मैं साइड होके बोलती हूं ताकि आप देख सको। टिश्यू में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग होते हैं, ब्रेकअप होता है, और लंग्स में उनका पैचअप होता है। लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, टिश्यू में जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटती है। एक जगह के फैक्टर्स याद रखो, दूसरा वाला एग्जैक्टली अपोजिट होता है। टिश्यू में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेटा जुदा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मैम टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, टिश्यू में CO2 का प्रेशर ज्यादा होता है। CO2 ज्यादा होगी तो मैम वो ब्लड में जाती है, आरबीसी के अंदर जाती है, H2O से कंबाइन करती है, H2CO3 बनाती है, बाइकार्बोनेट बनाती है, हाइड्रोजन आयंस बनाती है। तो जहां CO2 ज्यादा वहां हाइड्रोजन आयंस भी ज्यादा, हाइड्रोजन आयंस ज्यादा तो pH कम। ठीक है, इसके अलावा बेटा मेटाबॉलिज्म में टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। सो ये टिश्यूज के फैक्टर्स है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ रहे हैं
और बेटा एग्जैक्टली अपोजिट फैक्टर्स होते हैं लंग्स में, जिसकी वजह से वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अब पूछा क्या है, देखो, एट टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही मैम। CO2 डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, फॉर्म्स बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयंस, ये बात बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 4 ml ऑफ ऑक्सीजन और 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वियोलाई, ये भी बात बिल्कुल सही है। और वो वाली बात याद है, एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन every 100 ml of oxygenated blood delivers 5 ml O2 to the tissue, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। याद है ना ऑक्सीजन वाला, मैंने कहा था 100% सैचुरेशन होती है, जिसमें 100 ml ब्लड के पास बेटा 20 ml ऑक्सीजन होता है, बट आप ये 100 में से 20 ml हर वक्त टिश्यूज को पूरा नहीं दे देते। जब उसको कम रिक्वायरमेंट होती है ना, जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें कम ऑक्सीजन देते हैं उसको, और वही वाला डेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 100 ml से सिर्फ 5 ml आप देते हो एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जब ऑक्सीजन की बात करते हैं। याद आ रहा है? हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल बेटा, टिश्यू पे हाई टेम्परेचर होता है तो डिसोसिएशन ही तो होती है, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। तो ऑफकोर्स ये वाला इनकरेक्ट बनेगा, बट एक बार पढ़ लो क्यों इनकरेक्ट बन रहा है। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद aortic arc and carotid artery sends necessary signal to the pons, नहीं बेटा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। भाई और बहनों, सपोलो और सपोलियों, जो ब्रीदिंग का मेन हेडक्वार्टर है, जहां से ब्रीदिंग कंट्रोल हो सकती है, वो आरआरसी है। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुद से बेटा कोई चेंज कर सकता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेन सेंटर होता है, मेडुला में लोकेटेड होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। बाकी सारे सिर्फ मॉडिफाई कर सकते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या होता है? रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन। जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिड्यूस करेगी ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन तो फास्टर ब्रीदिंग होती है, बट खुद से नहीं करती है, सिग्नल देती है आरआरसी को। आयोटा की आर्क, आयोटिक आर्क, उस पर रिसेप्टर्स होते हैं, आयोटिक रिसेप्टर्स, आयोटिक बॉडीज। कैरोटिड आर्टरी बेटा आयोटा की ही एक ब्रांच होती है जो ब्रेन को ब्लड देती है, और उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं कैरोटिड बॉडीज। दोनों में ब्लड भरा है, दोनों में जो ब्लड है वो अगर आपकी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, हाइड्रोजन की आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, तो उसको डिटेक्ट करते हैं और फिर नेसेसरी सिग्नल देते हैं बेटा, किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, पॉन्स को नहीं देते। क्या याद रखोगे बेटा? चाहे कोई भी रिसेप्टर्स हो, कैरोटिड आर्टरी में, आयोटिक में, या फिर बेटा वो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो ब्रेन में लोकेटेड होते हैं नियर द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वो CSF में चेंज इन हाइड्रोजन और CO2 को डिटेक्ट करते हैं। कोई भी बेटा CO2 और हाइड्रोजन के ही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकता है, ऑक्सीजन के लिए कोई बेटा सेंसिटिव नहीं होता है। रिवाइज हो गया पूरा ये टॉपिक। अगला क्वेश्चन करें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और मैं आपको बता देती हूं किस तरीके से आंसर देना है। असर्शन और रीजन, बेटा देखो अलग अलग तरीके के असर्शन रीजन आते हैं, जैसे आपको मैं बताऊंगी, आगे आएगा एक और टाइप, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक ये टाइप ये है, पहला स्टेटमेंट कहा हुआ है फ्रॉग हैव अ शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है दे आर कार्निवोर्स। पहले तो आप मुझे ये सोच के बताओ ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। मैम फ्रॉग के एलिमेंट्री कैनाल जो होता है छोटू होता है, बिल्कुल सही मैम। और दूसरा स्टेटमेंट बोला है ये मांसाहारी होता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मुझे ये तो पता चल गया है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बेटा दो तरीके के असर्शन रीजन आते हैं, एक तो तुम्हें बोर्ड पे दिख रहा है, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। एक असर्शन रीजन टाइप आता है जिसमें आपको सिंपल पूछते हैं बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, ओनली असर्शन इज ट्रू, ओनली रीजन इज ट्रू, बोथ आर फॉल्स। एक ऐसा आता है, और एक ऐसा आता है जहां पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है both assertion reason are true, reason is the correct explanation of assertion। अगर ऐसा है तो आंसर 1 होगा। both assertion reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, तो आंसर होगा 2। अगर assertion true है but reason false है, आंसर होगा 3। अगर दोनों गलत है तो आंसर होगा 4। अब हमें ये पता है मैम दोनों करेक्ट है, अब आपको ये पता लगाना है कि जो मैम रीजन है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है या दोनों अपने आप में अलग स्टेटमेंट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे दूंगी, है ना। ऑफ कोर्स बेटा जिनकी पास भी, वेरी गुड, प्रिंस ने आंसर बिल्कुल सही दिया है यार, जिसकी जो कार्निवोर्स होते हैं भाई उनको सेलुलोज वलीलोज थोड़ी डाइजेस्ट करना है, उनके एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, हर्बीवोर्स की लंबी होती है, हर्बीवोर्स का इंटेस्टाइन लंबा होता है। तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि बिकॉज वो कार्निवोर्स होते हैं बेटा, यही कारण है कि उनका एलिमेंट्री कैनाल छोटा होता है। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन के एनसीईआरटी से ही आएगा बेटा, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ गई। अगर बेटा इसी में ऐसा दिया होता ना फ्रॉग हैव शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल, और फिर ऐसा दे देते सेकंड स्टेटमेंट कि ओवरीज, फ्रॉग्स ओवरी डू नॉट हैव अ फंक्शनल
कनेक्शन विद द किडनी, तो तुम्हारा क्या आंसर होता? 1 2 3 4 जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होता आंसर। अगर पहला स्टेटमेंट दिया होता फ्रॉग हैव अ शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा स्टेटमेंट होता इन द फीमेल फ्रॉग ओवरीज डू नॉट हैव अ फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी, क्या आंसर होता? 1 2 3 4 जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 क्या आंसर होता? वेरी गुड युवराज, वेरी गुड आयशा, वेरी गुड ईशान, फायक, जक्षवा, राशि, ईशान, रिद्धि, रोहित, आरती, वेरी गुड। आंसर होता 2। स्वप्निल वेरी गुड, सान्या वेरी गुड। बेटा दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट दोनों इंडिपेंडेंट वे में करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दूसरे का पहले से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आंसर हो जाता है 2। समझ लग गया सभी को? और ये भी जब मैंने आपको बताया तो ये भी याद रख लो, फ्रॉग्स में, फीमेल्स में ओवरीज का कोई लेना देना नहीं होता बेटा आपके किडनीज के साथ, लेकिन बेटा टेस्टिस का फंक्शनल कनेक्शन होता है मेल फ्रॉग में। बिडर्स कैनाल होती है, याद आ रहा है? उसमें यूरेटर जो होते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है ना? चलिए जी, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन बेटा, मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, मेल फ्रॉग को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड्स, कॉपुलेटरी पैड्स बेटा ऑन द फर्स्ट डिजिट्स ऑफ द हाइंड लिम्ब, वोकल सैक्स बोथ 1 and 2। जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरी सपोल आर्मी आंसर देगी, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके अनीशा, मुझे पता था। अब सब अपने आप को बेटा, जितने भी बच्चों ने पहले सही आंसर दिया ना, सब अपने आप को फटाफट से लगाओ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। सिर्फ कुछ ही बच्चे हैं जो इसका सही आंसर दे रहे हैं, मोस्टली गलत दे रहे हैं। और सच्ची बताना कितने लोगों ने 4 आंसर दिया है। मैं कहती हूं ना बेटा, पेपर कठिन नहीं आता है बायो का, पेपर में सिर्फ 1-2 शब्द घुमाते हैं और बच्चा घूम जाता है, और यही गलती तुम्हें बेटा नहीं करनी है। आंसर है सी। पूछो क्यों? क्योंकि तुमने क्वेश्चन जल्दी पढ़ा, एक्साइटेड हो गए। इतना आसान सवाल मैम, इतना इजी पेपर आता है क्या? बेटा वोकल कॉर्ड्स नहीं होती, वोकल सैक्स होती है। हाइंड लिम्ब में बेटा कॉपुलेटरी पैड नहीं होते, 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में होते हैं कॉपुलेटरी पैड। घुमा क्या क्वेश्चन बेटा गलत था? मतलब क्वेश्चन टफ था? क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हो। अब आप जैक्सवास आंसर चेंज नहीं करना है, मैंने सबके नाम पढ़ लिए जिसने भी गलत आंसर दिया है। आंसर है साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड्स, आंसर है साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड्स। समझ आ गया? बढ़िया सवाल लगा, आसान सवाल था, बट आप लोगों को फंस गए आप लोग, ठीक है? लेकिन मुझे तो बेटा +4 मिलेंगे। अगला सवाल करें। ऐसी गलती बेटा यहां करो, खूब करो, लेकिन पेपर में, मेन पेपर में, नीट वाले दिन नहीं करना है। और इसीलिए आपको बार बार मैं कह रही हूं, टेस्ट दिया करो। टेस्ट में जब आपको अपनी सिली मिस्टेक्स पता चलती है, आप बिल्कुल बेटा सचेत रहते हो, एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल बेटा फोकस रहते हो कि मैंने यहां पे गलती करी थी, जल्दी पढ़ा था, अब मुझे ये चीज नहीं करनी है, ठीक है? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration, partial pressure of oxygen, all of these। बेटा ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से जो होती है, it is primarily related with the partial pressure of oxygen। It is primarily related with partial pressure of oxygen, but ये सारे जो फैक्टर्स आपको मेंशन किए हुए हैं, partial pressure of CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये सारे आपकी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, आपके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, बट प्राइमरीली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है बाइंडिंग, बाकी सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है? मेनली रिलेटेड नहीं होते। +4। चलिए अगला सवाल। इन एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए माइग्रेट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इससे तो सवाल बिल्कुल आसान बनते हैं, ठीक है? डीएनए माइग्रेट टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इल्यूशन इज अ स्टेनिंग प्रोसेस, लार्जर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट फास्टर देन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इथीडियम ब्रोमाइड कैन बी यूज्ड टू विजुअलाइज द डीएनए। आप ऐसे इलेक्ट्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे वेल्स होते हैं जहां बेटा आप सैंपल को लोड करते हो। वेल्स वाले साइड होता है कैथोड, और कैथोड होता है नेगेटिव,
और यहाँ होता है एनोड, एनोड होता है पॉजिटिव। जो जितना छोटा वो जल्दी रन करेगा, जो जितना बड़ा वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। डीएनए माइग्रेट टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नहीं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इल्यूशन स्टेनिंग प्रोसेस नहीं होता। इल्यूशन में आप क्या करते हो, जो आपका डीएनए आपने आइडेंटिफाई किया कि ये वाला मेरा जेल था, ये वाला मेरा डीएनए का पीस था, वो उसमें से बेटा आप कट करके जो निकालते हो ना, उसे इल्यूशन प्रोसेस बोलते हो। लार्जर मॉलिक्यूल फास्टर रन नहीं करती, जो जितना छोटा होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होता है, वो उतना फास्ट रन करेगी। हाई वाले बेटा ऊपर ही रह जाते हैं। इथेरियम ब्रोमाइड कैन बी यूज्ड टू विजुअलाइज द डीएनए, एकदम सही बेटा। लेकिन आपको डीएनए कभी भी विजिबल लाइट में नहीं दिखता, आपको इसको देखने के लिए हमेशा यूवी रेज की जरूरत पड़ती है। सो ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स कैन बी सीन अंडर यूवी रेज बेटा। ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड निहाल, वही केशव, गुड। चलो अगला क्वेश्चन, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। लगातार 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन से, और सी चेन तो इनका बेटा फेवरेट है। सी चेन इनका फेवरेट है। सी चेन से तो ये सवाल देते हैं और बिल्कुल सरल सवाल देते हैं, आपने पीवाईक्यूज देखे हुए हैं। C peptide of human insulin is a part of mature insulin. It is responsible for formation of disulfide bridge. It is removed during the maturation of proinsulin. Proinsulin to insulin, it is responsible for its biological activity. कतई नहीं। एक बारी रिवाइज कराऊं क्विकली बेटा, एक बारी क्विकली रिवाइज कराऊं। जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाने में जो सबसे पहला स्ट्रगल बेटा एली लिली कंपनी को फेस हो रहा था, यूएस कंपनी 1983 जिन्होंने पहली बारी जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाया था, वो था कि तीनों जो चेन्स बन रही है, चेन में ए चेन और बी चेन को जोड़ना, या फिर ऐसे बोल लो इमेच्योर इंसुलिन से मेच्योर इंसुलिन को बनाना इनके लिए बहुत बड़ा टास्क था। क्योंकि ई कोलाई बेचारी से जो तुम बेटा काम करवा रहे हो, वो चेन्स तो बना देगी, बट उसमें वो मेच्योरेशन वाला प्रोसेस नहीं हो पाता, वो हमारी बॉडी के अंदर हो पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि कोई लोड नहीं है भाई, हम क्या करते हैं, ई कोलाई के अंदर एक के अंदर अलग से चेन बनाते हैं, ए चेन, दूसरी कोलाई के अंदर अलग से बी चेन बनाते हैं, और फिर अलग से बना के उनको निकाल के दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सी पेप्टाइड बनाई ही नहीं। सी पेप्टाइड क्यों नहीं बनाई, जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज रिमूव ड्यूरिंग द मेच्योरेशन ऑफ प्रोइंसुलिन। उसकी जरूरत ही नहीं होती, वो एक्स्ट्रा चेन होता है, उसका कोई बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता। और ए और बी चेन जो मेच्योर इंसुलिन में होते हैं, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से बेटा जुड़ जाते हैं। मैम बायोटेक्नोलॉजी बहुत इजी लग रहा है आपसे पढ़ने के बाद। बेटा पता है बायोटेक्नोलॉजी हमने जिस सीक्वेंस में पढ़ा है ना, वो सीक्वेंस बहुत बढ़िया है। एनसीईआरटी की सीक्वेंस थोड़ी सी बेटा अजीब सी है, इसीलिए थोड़ा अजीब लगता है। हमारी सीक्वेंस सही थी, इसीलिए आपको आसान लगा होगा, है ना। Which of the following statement is correct? The protein encoded by the genes CRY2AB control corn borers. Protein encoded by CRY1AB control. मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक तो क्या ही थी बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी जो आप याद रख सकते हो, CRY1AB सिर्फ याद रखो, ये कॉर्न बोरर के लिए है, ये कॉर्न बोरर के लिए है, ये कॉर्न बोरर के लिए। बाकी बेटा अगर आपसे पूछे CRY1AC या CRY2AB, वो कॉटन बॉलवर्म्स के लिए होगा। तो कॉटन बॉलवर्म्स कॉर्न बोरर के लिए CRY2 तो नहीं है, CRY1AB कॉटन बॉलवर्म्स के लिए तो नहीं है, तो बोथ 1 and 2 तो आंसर होगा ही नहीं। प्रोटीन एनकोडेड बाय CRY1AC एंड CRY2AB कंट्रोल्स कॉटन बॉलवर्म्स। बेटा ये कुछ कुछ ऐसी चीजें जो रटने वाली होती है, याद करने वाली। तो रटने वाली चीजों को बेटा रटने के लिए कुछ तो भी तो बनाना पड़ेगा, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ट्रिक्स बहुत यूजफुल है मैम, आज भी याद आएगी। आज मैं ना तुम्हें बेटा एक चीज और बता के जाऊंगी। मैंने एक ना नई चीज, वो मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगी, ठीक है, वेट करना, अभी लास्ट में बताती हूँ। एक वो प्लेसेंटल मैमल्स को याद करने के लिए ना मैंने एक और, तुम्हें वैसे मैंने बताया था पर वो बहुत गंदा सा था, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं। तुमने याद कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम चेंज मत करना अपनी ट्रिक, वरना मैं एक चीज आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो चलो अगला क्वेश्चन बेटा, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर्स डैश इन कॉन्ट्रास्ट टू डैश कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया इन अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। बेटा याद आ रहा है वो जो हमने कलर प्रोडक्शन से, वो जो हमने PUC8 किया था, इसमें लैग्जी जीन थी, और लैग्जी जीन बनाती थी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब जब बनता था तो वो अपने सबस्ट्रेट को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता था तो प्रोडक्ट का ब्लू कलर आता था। जब हम बेटा किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट करवाते थे, और कट करवा के बेटा इसमें जीन डालते थे, तो ये वाला फिर सब्सटेंस नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, फिर व्हाइट प्रोड्यूस होगा। तो हमने कहा था कि जब भी हमारी रिकॉम्बिनेंट बन जाती है
तो रिकॉम्बिनेंट मतलब जीन चला गया तो लैक्सीजीन खत्म हो गई, लैक्सीजीन खत्म तो बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, तो सबस्ट्रेट का कलर नहीं आएगा, तो रिकॉम्बिनेंट हमेशा व्हाइट आती है, नॉन रिकॉम्बिनेंट हमेशा बेटा ब्लू कलर की आती है। हाँ या ना बेटा, याद आ रहा है? हाँ या ना? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। रिकॉम्बिनेंट, द रिकॉम्बिनेंट अपीयर्स व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू द ब्लू, व्हाइट एंड ब्लू। ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर, व्हाइट एंड ब्लू। क्या किसी को इसी में कंफ्यूजन है बेटा? कोई रिकॉम्बिनेंट व्हाइट कलर की आती है और बेटा नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर की आती है। डन 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 डन, कोई दुविधा समस्या तो नहीं? चलिए जी, बहुत सही बेटा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट? ड्यूरिंग वन ejaculation 5 to 7.5 ml semen is released. Seminal plasma is only produced by seminal vesicle. For fertility, at least 40% should have normal shape and size. The sperm lysins in the acrosome dissolves the egg envelope, facilitating fertilization. बेटा एक ejaculation में 2.5 से 5 ml semen produce होता है। देखो, एक ejaculation में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, जिसमें कि आप सीमन बोलते हो। सीमन इज इक्वल्स टू स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड, है ना, सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है वो सारे ग्लैंड्स का मिलके सिक्रीशन होता है, सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड बेटा द प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। आउट ऑफ दैट बेटा 200 से 300 मिलियन स्पर्म, 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, और उस 60% में से 40% शुड हैव विगरस मोटिलिटी फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। ये भी गलत हो गया। 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, स्पर्म लाइसेंस इन द एक्रोसोम डिसॉल्व्स द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही। आपके स्पर्म के हेड पे न्यूक्लियस के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर डेराइव्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडी फिल्ड विद एंजाइम इज एक्रोसोम। जोना लाइसेंस जोना पेल्यूसिडा के लिए, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा के लिए, ताकि उसके थ्रू बेटा वो पेनिट्रेट कर पाए, उसके अंदर वो एंजाइम होते हैं और उसी को पेनिट्रेट करके फिर वो उस साइट के पास पहुंचती है जो अरेस्टेड होती है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। जैसे सेकेंडरी oocyte को वो स्पर्म टच करता है, मैंने आपको पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के भी सारे तरीके बताए थे कि एक से ज्यादा स्पर्म एक ही ओवम को फ्यूज ना करे, बट बेटा जैसे ही एक सेकेंडरी oocyte को एक स्पर्म कांटेक्ट करता है तो ये जो अरेस्टेड थी मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, इसका अरेस्ट रिलीज होता है। पहले तो सेकेंड पोलर बॉडी अलग हो जाती है और ओवम बनता है, और फिर बेटा इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। याद आ रहा है? यस यस। हाई एलिनोनिडेज भी होता है जो हाई एलिनोनिक एसिड को डिसॉल्व करता है, जो कोरोना रेडिएटा के बीच बीच में है। अगला क्वेश्चन बेटा, इसमें ये दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ ऑस्क्यूलम लिखा है। असर्शन और रीजन को बेटा एक बार ही रीड करो। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, स्पॉन्जेस बिलोंग्स टू पोरीफेरा। स्पॉन्जेस हैव कैनाल सिस्टम विद माइन्यूट ओपनिंग्स ऑल ओवर कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। स्पॉन्जेस, यस, स्पॉन्जेस जो होते हैं बेटा पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल बेटा। स्पॉन्जेस कॉमनली, पोरीफेरा कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। स्पॉन्जेस हैव कैनाल सिस्टम विद माइन्यूट ओपनिंग्स ऑल ओवर द बॉडी। बेटा माइन्यूट ओपनिंग्स को ऑस्टिया बोलते हैं, ऑस्क्यूलम नहीं बोलते। ऑस्क्यूलम एक सिंगल ओपनिंग होती है। बी आंसर नहीं है, सी आंसर है। असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। बी बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। एनिमल किंगडम रिवाइज करो बेटा। पोरीफेरा की बॉडी पे जो बहुत सारे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद जिससे पानी की एंट्री होती है, वो माइन्यूट ओपनिंग्स बेटा ऑस्टिया होती है, और फिर वो स्पॉन्जोसील में आती है, और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही बेटा ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग कहलाती है ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम माइन्यूट पोर्स नहीं है, वो सिंगल ओपनिंग है फॉर द एग्जिट ऑफ वाटर। करेक्ट है? क्लियर है सभी का? तो आंसर हो जाएगा बेटा सी। अगला क्वेश्चन बेटा, विच इज द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल? बेटा ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल हैज 2 बोन्स। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल हैज 2 बोन, स्कैप्यूला एंड क्लैविकल। एक स्कैप्यूला क्लैविकल इधर, एक स्कैप्यूला क्लैविकल इधर, हाँ या ना? ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल हैज दीज 2 बोन्स, क्लैविकल एंड स्कैप्यूला। And pelvic girdle में each half has 1 bone, coxal bone, which is formed by the fusion of 3 bones, ilium, ischium and pubis. याद आ रहा है? Sternum is a part of axial skeleton. Pectoral girdle तो appendicular skeleton का पार्ट है। ilium तो बेटा आपके pelvic girdle का पार्ट है। ग्लिनोइड कैविटी करेक्ट आंसर है। ग्लिनोइड कैविटी क्या होती है? ग्लिनोइड कैविटी होती है मैम जो स्कैप्यूला में आपको ये स्ट्रक्चर दिखता है ना, ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा हमारी हाथ की हड्डी के साथ, ह्यूमरस के साथ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एसिटाब्यूलम क्या होता है? आपकी जो बेटा पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल में
जो एक साइड की पेल्विक गर्डल है और पेल्विक गर्डल की दोनों साइड्स फ्यूज होती है, पेक्टोरल गर्डल की दोनों साइड अलग अलग होती है। बेटा मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको ना कॉन्सेप्ट्स बताती जा रही हूं, जिसने रिवाइज किया होगा कॉन्सेप्ट्स को उनको सबको बहुत अच्छे से चमक रहा होगा। तो बड़ी अच्छी चीजें बता रही हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ में छोटे छोटे पॉइंट्स रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। आपकी जो कॉक्सल बोन्स थी बेटा दोनों साइड की, वो वेंट्रल साइड से फ्यूज होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस की मदद से। और कॉक्सल बोन्स में बेटा आपके पास क्या होता है, कॉक्सल बोन्स में आपके पास एसिटाब्यूलम होता है। एसिटाब्यूलम क्या होता है बेटा, एसिटाब्यूलम तीनों बोन्स की फ्यूजन पॉइंट पे, सोया कटोरी खाइए, सोया कटोरी ऐसी सी होती है, कटोरी जैसा होता है उसमें गड्ढा, वैसे ही एसिटाब्यूलम दिखता है जिससे आपकी फीमर हड्डी जुड़ती है। तो डेफिनेटली ग्लिनॉइड कैविटी ही पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, बाकी तो नहीं है। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट कॉलमनार एपिथेलियम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटा फॉल्स अबाउट कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल, free surface may have microvilli, they help in secretion and absorption. Ciliated epithelium is present mainly in structures like bronchioles and fallopian tube, they have apical nuclei। बोला कि कौन सी चीज इसमें गलत, फॉल्स है। टॉल एंड स्लेंडर सेल, ये बात बिल्कुल सही है मैम। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, ये बात बिल्कुल बेटा सही है, माइक्रोविलाई हो सकता है। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं, अरे अरे तौबा तौबा क्या बात कर दी, बिल्कुल सही है। सिलेटेड एपिथेलियम मेनली ब्रोंकियोल, नीट में आया हुआ ये वाला स्टेटमेंट है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मैम इनके पास एपिकल न्यूक्लियाई नहीं होती। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, न्यूक्लियस फ्लैट लोकेटेड इन द सेंटर, सेल इज फ्लैट, सिंपल डिफ्यूजन एंड फिल्टरेशन में हेल्प करती है। जहां जहां से फिल्टरेशन डिफ्यूजन हो रही है, आपकी एल्वियोलाई, ब्लड कैपिलरी, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। मैम क्यूबॉइडल सेल्स क्यूबिकल, न्यूक्लियस राउंड, पोजीशन इज द सेंटर, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिंपल स्क्वामस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है। क्यूबॉइडल में माइक्रोविलाई भी हो सकती है, सीलिया भी हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकता है। माइक्रोविलाई वाली क्यूबॉइडल प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, राइट, याद आ रहा है। कॉलमनार बेटा टॉल सेल, स्लेंडर सेल, माइक्रोविलाई भी हो सकती है, सीलिया भी हो सकती है। सीलिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल, सिलेटेड कॉलमनार, सिलेटेड कॉलमनार, लेकिन न्यूक्लियस ओवल होता है एंड पोजीशन इज एट द बेस। सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ओनली 5, ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश मेरी सपोला आर्मी, नाम रोशन करना मेरा। चलो अगला सवाल बेटा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन। Heroin is commonly called as crack. Morphine is often given as a painkiller to the person who have undergone मैं बोलने वाली थी salary who have undergone surgery. Chewing tobacco, अरे यार क्या मेरी जुबान फिसल गई, जुबान लड़खड़ा गई, ठीक है चलिए जी। Chewing tobacco बेटा देखो फिर से मैंने टोबैटो बोला, पता नहीं क्या हो रहा है यार। Chewing tobacco lowers the blood pressure and heart rate. Cocaine, ऐसे एक्सेंट से बोलो कि गलत हो ना तो पता भी ना चले। Cocaine is given to the patients after surgery as it stimulates recovery। बेटा हीरोइन को स्मैक बोलते हैं, क्रैक नहीं बोलते हैं। क्रैक इज द कॉमन नेम ऑफ कोक, कोका एल्केलॉइड, राइट। मॉर्फिन को बेटा एज अ पेन किलर दिया जाता है, यस बेटा एज अ पेन किलर, एज अ सीडेटिव दिया जाता है। ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी था, लेकिन लोग इसको मिसयूज करते हैं। Morphine obtained from the latex of poppy plant Papaver somniferum, and morphine के ही diacetylation से बनता है heroin, which is white, crystalline, odorless, bitter, taken intravenously, है ना। It is commonly snorted और taken intravenously दिया हुआ है। Chewing of tobacco बेटा हाई करता है ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को बढ़ाता है, एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन की सिक्रीशंस को बढ़ाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के कंटेंट को भी बढ़ाता है, और कैंसर कॉज करता है। वेरी बैड, वेरी बैड। कोकेन को नहीं दिया जाता बेटा, अगर कोकेन को पेशेंट को देने लग जाए तो पेशेंट्स कहेंगे हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो पेशेंट्स बेटा ये थोड़ी करता है हो जाएगी बल्ले। कोकेन दे दोगे तो नाचेगा ना, आहा चिकना चिकना चिकना, तो बेटा यही गाना है ना, ऐसे नहीं करता है बेटा। कोकेन नहीं देते हैं हम, क्या देते हैं, मॉर्फिन देते हैं। चलो तुम्हारा भी माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होगा। बहुत दिनों से तुम लोगों को मैंने हंसाया नहीं था। लक्ष्य के बच्चों को लग रहा था मैम तो भूल ही गई हैं, ऐसे मैम भूल थोड़ी जाती हैं। चलो, MTP was legalized in India, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लॉ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था।
लॉ बनाना इसीलिए जरूरी था क्योंकि बेटा बिना लॉ के तुम्हें तो पता ही है कि कैसे कैसी चीजें होती है। तुम्हारा नीट के एग्जाम का अगर बेटा होता नहीं, एग्जाम का वो एग्जाम कंडक्ट नहीं होता तो तुम भी बल्ले बल्ले शाबा शाबा, कौन इतना पढ़ रहा होता, कौन इतने प्रैक्टिस कर रहा होता, तुम कतई नहीं पढ़ते। तो बड़ी सारी चीजें बनाना जरूरी है, हर चीज नॉर्मल वे में हो सके। इंडिया में इसे लीगलाइज किया गया 1971 में। आपने इसके बारे में बेटा, आपने इसके बारे में दो चीजें पढ़ी थी, इसका एक मॉडिफिकेशन हुआ था 2017 के अकॉर्डिंग। तुमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर प्रेगनेंसी बेटा 24 वीक तक की है तो आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बेटा कंफर्मेशन से अबॉर्शंस करा सकते हो। बट अगर बेटा 24 वीक से ज्यादा की है, 24 वीक नहीं बेटा, सॉरी मैं वही सोच रही हूँ, बार बार 24 वीक बोल रही हूँ बेटा, 24 वीक नहीं 12 वीक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर अप टू 12 वीक्स की है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही इसे सेफ माना जाता है ना। तो फर्स्ट अगर बेटा 12 वीक्स की है, 3 मंथ्स तक की है, तब तो बेटा आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत है। मोर देन 12 वीक अगर है बट लेस देन 24 है ना, तो फिर होगा बेटा, हाँ रॉन्ग मैम, रॉन्ग, तुम लोग तुरंत मेरे को रॉन्ग बोल दो, ठीक है। तो फिर आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ती है, बट बेटा सेफ होता है अप टू 12 वीक, ठीक है। डन 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 डन। 1951 में बेटा कौन से प्रोग्राम आए जिसको हम आज तक बेटा उतने अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर पाए? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इंडिया वाज द वेरी फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट इनिशिएट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ वायरल डिजीज? निमोनिया, बैक्टीरियल, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजे। कॉमन कोल्ड वायरल है, राइनो वायरस, राइनिटिस। टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी। बैक्टीरियल, अमीबियासिस कौन कॉज करता है? एंटीअमीबा, हिस्टोलाइटिका, प्रोटोजोअल डिजीज। फाइलेरियासिस, हेलमिंथ डिजीज। फाइलेरियल वर्म, व्यूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, व्यूचेरेरिया मलाई, लिम्फेटिक वेजल्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी बहुत घातक, टी हेल्पर सेल कम हो जाते हैं, ट्रीटमेंट कोई नहीं है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से ट्रीटमेंट करोगे तो थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं है, प्रिवेंशन कर सकते हो। कॉमन कोल्ड, एड्स बेटा ये फाइनल आंसर है, इसे लॉक कर देते हैं, +4 दे देते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर एसिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्ट? चलो इसको जरा बेटा अपना दिमाग लगाओ जो थोड़ा बहुत है तुम्हारे सपोलो के पास। चलो बेटा बेटा सही आंसर देना, जल्दी जल्दी करो। चलिए जी, एसिलोमेट का मतलब होता है सीलोम एब्सेंट, और ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब 3 जर्म लेयर्स होती है। तीनों 4 बेटा एसिलोमेट तो होती है बट ट्रिप्लोब्लास्ट नहीं होती है, डिप्लोब्लास्ट होती है 2 जर्म लेयर। एशके हेलमिंथिस जो होती है स्यूडोसिलोमेट होती है बट ट्रिप्लोब्लास्ट होती है। प्लैटी हेलमिंथिस बेटा एसिलोमेट होती है और ट्रिप्लोब्लास्ट होती है। याद करो बेटा कि प्लैटी हेलमिंथिस के मैंने आपसे कहा था सिलोम बनने के लिए जो होता है मीजोडर्म चाहिए होता है। जब यार एसी को तो ठंडा करना, बहुत गर्म हो रहा है। जो बेटा वो होती है ना मीजोडर्म ही स्प्लिट करती है, तो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से सिलोम बनता है। अब मीजोडर्म जिसमें नहीं है वो तो क्लियरली एसिलोमेट हो गया, जैसे आपकी टीनोफोरा हो गई, आपकी बेटा सिलेंट्रेटा हो गई। प्लैटी हेलमिंथिस के पास वो था, मीजोडर्म था, बट वो स्प्लिट नहीं करती है, सॉलिड मीजोडर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये तो बेटा। ट्रू सिलोमेट है एनेलिडा, और बेटा ट्रू सिलोम के साथ साथ में ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑप्शन 3 हो गया। करें अगला सवाल। सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू। आपके ब्रेन में हमने अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और बेटा मैंने आपसे कहा था कि ब्रेन का भी अगर सेक्शन करके देखते हो, हालांकि इसके एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में नहीं थी बट ये लाइन एनसीईआरटी में दी हुई थी। जब आप बेटा ब्रेन का सेक्शन करके देखते हो तो अंदर ब्रेन के स्पेसेस होती हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। और उन्हीं स्पेसेस बेटा ऐसे समझो ना कि ब्रेन जो है एक बाहर का स्ट्रक्चर है, और वो बाहर हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर, या हार्ड या बोल लो सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर बेटा क्या है, वो खाली खाली स्पेसेस है जिसको आप वेंट्रिकल्स बोल रहे हो। तो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में अंदर की तरफ वेंट्रिकल्स होते हैं, है ना। उन्हीं वेंट्रिकल्स के बीच में एक कैनाल मैंने आपको बताई थी, सेरिब्रल एक्विडक्ट, और ये बिल्कुल क्लियरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू मिड ब्रेन, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। एग्जैक्ट मैंने आपसे कोशिश भी की है कि मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही रखूं, इधर उधर जबरदस्ती के बेटा कंटेंट में आपको कराऊं ना। मैंने आपको क्लास में कराया ना, मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में कराऊंगी। पेपर डिफिकल्ट नहीं बनाना होता जबरदस्ती, पेपर वैसा बनाना होता है जो जैसा आप लोगों से पूछा जाता है। और आपने इतने सालों का पेपर देख लिया है तो आपको बहुत समझदार अब आप बन गए हैं कि पेपर कैसा आता है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी का ही कंटेंट जब 11-12 का एक साथ याद रखना होता है तो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है, वो इटसेल्फ एक बहुत टफ चीज है।
आपको छोटा छोटा कंटेंट भी बेटा याद रखना ना मुश्किल वाली बात है, तो इधर उधर का पढ़ने का स्कोप कहाँ है बेटा, टाइम कहाँ है ना। हाँ, मिड ब्रेन पे निक्की कह रही है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मिड ब्रेन के डॉर्सल सरफेस पर 4 स्वेलिंग्स होती हैं, 2 ऊपर की तरफ सुपीरियर कॉलिकुलाई, 2 नीचे की तरफ इंफीरियर कॉलिकुलाई। ये बात एनसीईआरटी में नहीं दी है, बट ये दी हुई है कि 4 स्वेलिंग्स होती है जिसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। किडनीज कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, किडनीज आर प्रेजेंट बिटवीन लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर। तो लास्ट थोरैसिक क्या होती है, T12, और लंबर थर्ड, तो थर्ड। सर्वाइकल 7 होती है, थोरैसिक 12 होती है, तो 12 मतलब लास्ट वाली होती है 12वें नंबर वाली, और L3 के बीच में आपकी किडनीज प्रेजेंट होती है। ट्रेकिया के बारे में आपने एक पढ़ा था पॉइंट बेटा, ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्री, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें बहुत सारे साइंटिफिक नेम एनिमल किंगडम के बेटा याद होंगे, इसमें बहुत सारे साइंटिफिक नेम बेटा आपको एक साथ में याद होंगे। ठीक है, चलिए, मैच द फॉलोइंग लिम्बलेस रेप्टाइल, जिसके लिम्ब, बेटा ये तो तुम हो, इसमें लिखा भी नहीं हुआ है। अरे अरे कोबरा, कोबरा नहीं है ना, सपोले हैं हमारे, सपोले, हमारे सपोले। अपने आप को तो तुम सही आइडेंटिफाई कर पाए होगे। ए का हो गया 4, ए का 4। ठीक है, जॉलेस वर्टिब्रेट होता है हमारा बेटा साइक्लोस्टोम, और साइक्लोस्टोम में पेट्रोमाइजिन और मिक्सिन, पेट्रोमाइजिन यानी कि लैम्प्रे। बी का हो गया बेटा 2, बी का 2, इसके अनुसार तो बेटा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 है ना बेटा। फ्लाइटलेस बर्ड, एक तो हमारी है बेटा फ्लाइट ह्यूमन, ह्यूमन बर्ड। ह्यूमन बर्ड कौन है, हमारे कुछ बेटा क्लास में बैठे हुए पंछी हवा में उड़ने वाले, और एक है हमारे फ्लाइटलेस बर्ड, हमारे पेंगुइन। गार्डन लिजर्ड कैलोटीस बेटा, ट्री लिजर्ड कैमिलियन, याद रखना है, एंड ट्री फ्रॉग हाइला हाइला ना 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 ना। ठीक है, ट्री लिजर्ड कैमिलियन। ठीक है, वॉल लिजर्ड हेमीडेक्टाइलस। डन 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 डन। अगला क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये परियां जो बोल रहे हो ना, परे भी कम नहीं है, शाह परी वरी को, पापा की परी नहीं, पापा के परे आजकल बहुत ज्यादा हैं हवा में उड़ने वाले, बड़े आए। हाँ नहीं तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिक हेयर। Clitoris lies at the junction of labia minora below the urethral opening. Hymen is not a reliable indicator of virginity. Labia majora arises from mons pubis. इसमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट क्या है। लेबिया मेजोरा बेटा मॉन्स प्यूबिस से अराइज होती है, बिल्कुल। हाइमन इज नॉट ए रिलायबल, बिल्कुल बेटा हाइमन रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, क्योंकि बेटा हाइमन किसी और रीजन से भी टूट सकती है, सिर्फ कॉपुलेशन से नहीं टूटती है। क्लिटोरिस लाइट एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, बिलो नहीं, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है बेटा, उस यूरेथ्रा की ओपनिंग के ऊपर बेटा प्रेजेंट होता है, नॉट बिलो द यूरेथ्रल ओपनिंग। इनकरेक्ट क्यों है ये समझ में आ रहा है ना, क्लिटोरिस की लोकेशन गलत बताई हुई है। लेबिया माइनोरा के ही जंक्शन पे होती है, बट ऊपर होती है यूरेथ्रल ओपनिंग के। बाकी ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन करो। द टेक्निक ऑफ गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी कि गिफ्ट इज रेकमेंडेड फॉर दोज फीमेल, किसके लिए गिफ्ट बेटा रिकमेंड किया जाता है, which cannot produce an ovum, which cannot retain the fetus inside uterus, whose cervical canal is too narrow to allow the passage of sperm, who cannot provide a suitable environment for fertilization। जो ओवा नहीं प्रोड्यूस कर सकती उसी को ओवा गिफ्ट कर रहे हो। गिफ्ट में आप गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करते हो। कौन सी गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हो, मेल गैमीट नहीं। मेल गैमीट को ट्रांसफर करना इंसेमिनेशन कहलाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वेजाइना में भी कर सकते हो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यूट्रस में भी कर सकते हो, जिसे बोला जाता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये उनके लिए किया जाता है जिनमें मेल्स में इरेक्शन में प्रॉब्लम है या मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म में प्रॉब्लम है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। गिफ्ट में ओवा गिफ्ट करते हुए ऐसा याद रखो, एक ऐसी फीमेल को जो प्रेगनेंसी की सारी कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, बस वो गैमीट नहीं बना पा रही। और जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में जाइगोट बेटा ट्रांसफर करते हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हो, लैब में फर्टिलाइजेशन करते हो। कितने ब्लास्टोमियर है उस पर डिपेंड करता है, यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हो या फेलोपियन में कर रहे हो। 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, फेलोपियन ट्यूब मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज इनटू द यूटरस। रिवाइज हो गया, चलो +4। अगला क्वेश्चन, अरे भाई, सेकेंडरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय,
आपने बेटा, मैंने आपको समझाया था फॉलिकल्स गिफ्ट होती हैं, गिफ्ट रैप होता है और उसके अंदर आपका गिफ्ट है। प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, अंदर होती है प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल एंड अ न्यू लेयर थीका, होती क्या है? प्राइमरी oocyte। टर्शरी फॉलिकल एंट्रम डेवलप हो जाता है, थीका डिफरेंशिएट कर जाती है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में। टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही बेटा प्राइमरी oocyte आके अपना मियोसिस कंप्लीट करती है और उसी के अंदर बेटा वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होती है। ग्राफियन फॉलिकल एंट्रम और ज्यादा वेल डेवलप्ड एंड जोना पेल्यूसिडा बन जाता है। तो बेटा थीका इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। सारे फॉलिकल्स रिवाइज हो गए बेटा, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन। IUD increases phagocytosis of sperm within the uterus। ये बात तो बिल्कुल सही है मैम, IUD phagocytosis को इंक्रीज करती है स्पर्म्स, increases the phagocytosis of sperm within the uterus। Copper ion release suppresses sperm's motility and increases the fertilizing capability of the sperm। इंक्रीज नहीं करती बेटा, स्लो करती है। बेटा कॉपर आयंस जो कॉपर रिलीजिंग IUD से रिलीज हो रहे हैं, बेटा एक सेकंड टाइम देना। कॉपर, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। शुरू करते हैं। देखो पिल्स बेटा इनहिबिट कर रही है ओव्यूलेशन, पिल्स इनहिबिट कर रही है ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, बिल्कुल सही बात है। इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। बिल्कुल बेटा बैरियर मेथड का यूज करके आप फिजिकल मीटिंग को रोकते हो, है ना? फिजिकल मीटिंग। कंफ्यूजन क्यों होती है बेटा? कंफ्यूजन क्यों होती है? कंफ्यूजन क्यों बेटा? एक बारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर जाके पढ़ लो ना, जो करवाया हुआ है बेटा उसमें जाके एक बारी कोई इंपॉर्टेंट चीज तो बताओ ना सर। हाँ बेटा एक सेकंड टाइम देना। तो एक पहली बात तो ये कि बेटा रिड्यूस कर रही है फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को, इंक्रीज नहीं कर रही है, ठीक है ना? यस बेटा। सुष्मित क्या रिवाइज है? यही तुम्हारी नलायकी है भाई, जाके लेक्चर देखो ना, उसमें से रिवाइज करो, ठीक है? नो नो आई एम ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो। आपको मेरी बात समझ आई ना बेटा? आईयूडीज ओवरऑल फैगोसाइटोसिस कॉज करते हैं बेटा स्पर्म्स की। आपकी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो होती है स्पर्म की मोटिलिटी को रोकती है, उसकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को भी रोकती है। हार्मोनल आईडी के तो मल्टीपल फंक्शंस थे बेटा जो मैंने आपको बताए थे। मैंने कितने अच्छे तरीके से डायग्रामेटिकली आपको बताया था यार। सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोरलिम्ब ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ फोरलिम्ब ऑफ व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन। सब में रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस सब में सिमिलैरिटी थी, बट फिर भी वो फंक्शनली अलग हो गए। होमोलोगस स्ट्रक्चर इंडिकेट्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, इंडिकेट्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स वेरी गुड एग्जांपल ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर। थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, दोनों मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड है, ओरिजिन सेम है, बट फंक्शनली एक बेटा क्लाइंबिंग में हेल्प कर रही है, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है। जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ ह्यूमन, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, ओरिजिन अलग थी फिर भी फंक्शन सिमिलर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओरिजिन सेम बट फंक्शन फिर भी अलग कर रही है बेटा, तो वो ओरिजिन अलग है पर फंक्शन सेम कर रही है, वो कन्वर्जेंस शो कर रही है कि भाई अलग अलग ओरिजिन से आए बट फंक्शनली सेम हो गए, फंक्शनली सेम हो गए, हाँ या ना? अब बेटा जब यहां पे मैंने ये बताया ना, तो यहीं पे मैं वो चीज बता देती हूं। आपने पढ़ा था ना प्लेसेंटल मैमल्स, आपने पढ़े प्लेसेंटल मैमल्स, और आपने पढ़ा था बेटा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, पढ़ा था। प्लेसेंटल मैमल्स की अपनी बेटा एडाप्टिव रेडिएशन चल रही थी, अपनी क्या चल रही थी? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन।
एंसेस्ट्री थी, उससे अलग अलग प्लेसेंटल मैमल्स बल रहे थे बेटा आपके ऑस्ट्रेलिया में, राइट। मार्सुपियल्स बेटा जो थे, पाउच्ड मैमल्स जिन्हें बोलते हैं, जिनमें पाउच होता है बेटा, कंगारू, पाउच्ड मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, बच्चे को बेटा यहां पे रखते हैं काफी टाइम तक। इनकी अपनी एडाप्टिव रेडिएशन चल रही थी, इनका अपना डाइवर्जेंट एवोल्यूशन चल रहा था। और मैंने आपसे कहा था ये दो आपस में क्या शो करते हैं बेटा, ये दो आपस में शो करते हैं कन्वर्जेंस। याद आ रही है, जब एक से ज्यादा एडाप्टिव रेडिएशन एक जगह पे होते हैं तो वो कन्वर्जेंस शो करते हैं बेटा। वैसे मैंने आपको पहले एक ट्रिक बताई थी, ठीक है, उससे अगर आपको याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने एक चीज सोची कि बच्चों को और आसान लग सकता है, अगर सिर्फ आपको प्लेसेंटल मैमल्स याद हो जाए ना तो भी आपका सारा सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। अभी मैं आपको बताती हूं कैसे, ठीक है। हाँ, अभी मैं बताती हूं कैसे। अगर आपको उसी ट्रिक से याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बताती हूं। देखो मैम, लेट मी फ्लाई स्लोली, बताती हूं क्यों मैंने एक दूसरा ये बताया आपको, बियॉन्ड वर्ल्ड। मुझे नहीं पता कि मैंने एग्जैक्टली आपको उस वक्त में क्या ट्रिक बताई, लेकिन एक चीज बेटा मेरे लिए, बेटा एक बारी सुन लो प्लीज, मेरे लिए एक बारी बेटा सुन लो प्लीज, ठीक है, मेरे लिए एक बारी सुन लो। मैं एक पीपीटी निकाल रही हूं, उसमें से मुझे तुम्हें कोई चीज बतानी है, मेरे लिए एक बारी सुन लो बेटा, है ना, एक बारी बस सुन लो। कहां गया, ये रहा। अभी देखो बेटा, मैंने एनसीईआरटी का वो पेज निकाल रही हूं, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या याद रखोगे, यही बताया था मैम आपने, अच्छा यही बताया था ना, लेकिन अब एक चीज मुझे ऐड करनी है यार, सुन लो ना, उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। हाँ, उसमें स्लोली नहीं था ना निहाल, एक्चुअली स्लोली से आपको ना स्क्विरल, क्योंकि यहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल है, वहां पे फ्लाइंग फैलेंजर है, तो कंफ्यूजन होती है ना, फ्लाइंग फैलेंजर का है, फ्लाइंग स्क्विरल का है। तो ये हो गया आपका मोल, ये हो गया आपका एंटीटर, ये हो गया आपका मार्सुपियल, सॉरी ये हो गया आपका माउस, लेटमी से हो गया लीमर, फ्लाइंग स्लोली से हो गया बेटा फ्लाइंग स्क्विरल, क्योंकि यहां पे फ्लाइंग स्क्विरल है, वहां पे फ्लाइंग फैलेंजर है, ठीक है। बियॉन्ड से हो गया बेटा बॉबकैट, और वर्ल्ड से हो गया बेटा वुल्फ। अब देखो बेटा, आप सिर्फ यही याद रखना, आप सिर्फ ये याद रखना कि प्लेसेंटल मैमल कौन है, आप सिर्फ प्लेसेंटल मैमल याद रखो। आपको अगर चुनने के लिए आएगा ना ऑप्शन में से, तो बाकी कोई भी नाम अगर इसके अलावा आपको पूछ रहे हैं तो वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के हैं। पहले तो आपको ये क्लैरिटी आ गई कि आप सिर्फ मैम लेट मी फ्लाई बियॉन्ड, लेट मी फ्लाई स्लोली बियॉन्ड वर्ल्ड से सिर्फ और प्लेसेंटल मैमल्स का नाम याद रखो। अगर आपको चुनने के लिए आए कि कौन से प्लेसेंटल मैमल्स है, कौन से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, तो एटलीस्ट आपको चुनने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। दूसरी जो चीज बेटा आपसे पूछी जाती है कि बताओ मोल का कन्वर्जेंस किसके साथ में है, एंटीटर का कन्वर्जेंस किसके साथ में, माउस का किसके साथ में। तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी, अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो नाम कितने सिमिलर है बेटा। देखो मोल के आगे मार्सुपियल लगा दिया, मार्सुपियल मोल, एंटीटर के साथ तो एंटीटर ही था, है ना, एंटीटर के साथ एंटीटर ही था, बस उसमें दे दिया नम्बैट। माउस के आगे बेटा मार्सुपियल माउस, है ना। एक ही चीज आपको याद रखनी पड़ती, वो है लीमर। लीमर के पैरेलल जो है उसका नाम थोड़ा अलग है, दैट इज स्पॉटेड कस्कस। फिर आप देखो यहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल है, यहाँ पे फ्लाइंग फैलेंजर है, यहाँ बेटा आपको दिख रहा है बॉबकैट, यहां आपको दिखेगा तस्मेनियन टाइगर कैट, यहां आपको दिख रहा था वुल्फ, यहां आपको दिखेगा तस्मेनियन वुल्फ। तस्मेनियन लगा दिया तो तस्मेनियन वुल्फ हो गया, तस्मेनियन टाइगर कैट हो गया। तो आप मुझे बताओ बेटा, याद रखना इजी होगा? यस सक्षम बेटा, इसके अलावा कोई भी नाम चाहे कोयला ही क्यों ना वो सब मार्सुपियल्स ही तो होंगे, वही तो मैं बोल रही हूं। सिर्फ प्लेसेंटल मैमल याद कर, वो जो एनसीईआरटी में और भी थोड़े से नाम दिए हुए ना ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के, एलिमिनेट, ऑड वन आउट कर देना। क्या सबको समझ में आया? सिर्फ लीमर और स्पॉटेड कस्कस याद रख लो कि लीमर के पैरेलल कौन है, स्पॉटेड कस्कस। आसान होगा याद रखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने अभी यकीन के बैच में ये बताया था, तो मैंने सोचा कि यार लक्ष्य में जब पढ़ाऊंगी एक बारी और उनको बता दूंगी, अगर वैसे डिफिकल्ट लग रहा है तो ऐसे याद रख लो। चलो अगला क्वेश्चन बेटा करो फटाफट से, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोagulation। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी ऐसे ही किया था मैम, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। कोagulation इन ब्लड वेसल इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन बाय हेपारिन। यस, हेपारिन जो है नेचुरल एंटी कोagulant होता है, तो वो मैम नॉर्मल सिचुएशन में क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्ड चेंजेस ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन। ये बात भी बिल्कुल सही है मैम, क्लॉटिंग जो होती है उसमें मैम फिब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्जन होता है,
और ये कन्वर्जन मैम थ्रोम्बिन कर रही होती है। ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व कैस्केडिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म ऑलवेज। बेटा कोई भी फैक्टर एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता पहले से, फैक्टर्स इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट है 1, 2 एंड 3। फोर्थ स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। फैक्टर्स इन एक्टिव फॉर्म में होते हैं जब ब्लड क्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके बेटा वो एक्टिवेट होते हैं। खुश? अगला सवाल बेटा, मैच करो बेटा, मैच द फॉलोइंग। अच्छा सवाल है, थोड़ा टाइम लगेगा बट आप कर लोगे, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट एनिमल किंगडम के बहुत सारे एग्जाम्पल्स बेटा इसी में है, बहुत इजी है। मैच द फॉलोइंग नहीं करना है, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 3 एनिमल्स ईच इज करेक्टली मैच्ड विद देयर वन कैरेक्टरिस्टिक। करेक्ट मैचिंग किसकी है? लिवर फ्लूक होता है प्लैटीहेल्मिन्थिस, है ना, लिवर फ्लूक पैसियोला। सी एनिमॉन तो बेटा आपका वो हो गया सीलेंट्रेट। बाइलेटरली सिमेट्री इसमें नहीं दिखती है, इसमें तो दिखती है। सी कुकुम्बर में भी बेटा, सी कुकुम्बर इज योर एकाइनोडर्मेटा। एडल्ट में रेडियल सिमेट्री, लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री, ये तो आंसर नहीं है। लोकस्ट, आर्थ्रोपोडा, प्रॉन, आर्थ्रोपोडा। सी अर्चिन जो होता है एकाइनोडर्मेटा है, तो जॉइंटेड बेटा अपेंडेजेस सी अर्चिन में तो नहीं होंगे। अर्थवर्म, एनेलिडा, कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा, दोनों के पास वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होगा 100%। ठीक है, कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, लोकस्ट, आर्थ्रोपोडा मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, टीनिया, टेपवर्म इज प्लैटीहेल्मिन्थिस, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है। बढ़िया सवाल, बहुत सारी चीजें एक साथ में बेटा कवर हो गई इसमें। अगला क्वेश्चन बेटा स्टेटमेंट बेस्ड, एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन कैन बी अवॉइडेड बाय द यूज ऑफ कॉन्डोम्स। एचआईवी का प्रिवेंशन ही हो सकता है बेटा, ट्रीटमेंट तो कुछ है नहीं। डेफिनेटली मैम इसको प्रिवेंट किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ कॉन्डोम्स। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। ये बात भी बिल्कुल सही है मैम, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट मैम वो कंप्लीटली क्योर एचआईवी को नहीं कर सकता, वो पार्शियली इफेक्टिव होता है, वो क्योर नहीं कर सकता मैम। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट इंडिपेंडेंट वे में करेक्ट है, एक दूसरे का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बेटा, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सही है, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि एक ही के बेटा आप खुद से करो, देखते हैं आप खुद से कैसे सॉल्व करते हो। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इओसिनोफिल एंड लिम्फोसाइट। खुद से कोशिश करो एक बारी। लिम्फोसाइट को तो मैं डायरेक्टली लगा सकती हूं मैम इम्यूनिटी, ई का मैं डायरेक्टली 4 लगा देती हूं, बहुत सारे ऑप्शंस में है। इओसिनोफिल बेटा एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ जाते हैं बट एंटी एलर्जिक होते हैं, रेजिस्ट करते हैं बहुत सारे हेलमिंथ इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन को। डी का 3 है मैम। अगर तुमने ये मार्क कर लिया फिर तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा ऑप्शन 1, फिर तुम्हें आंसर 1 मिल जाएगा। अब बेटा देखो कैसे, न्यूट्रोफिल 60 से 65% तो हो सकता है डेफिनेटली मैम। न्यूट्रोफिल का मैं 5 तो मार्क कर सकती हूं, बट अभी आप खुद देखो, अगर मैं बी का 5 मार्क करती हूं, कहां है बी का 5? है भी नहीं आ क्या कहीं? इसके लिए आप 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो ना, न्यूट्रोफिल 60 से 65% भी बोल सकते हो, न्यूट्रोफिल को तुम फैगोसाइटिक सेल भी बोल सकते हो, और मोनोसाइट को भी फैगोसाइटिक बोल सकते हो। एक जो होता है बेटा ग्रैन्युलोसाइट है, एक ए ग्रैन्युलोसाइट है, बट दोनों फैगोसाइटिक हैं। तो आप बी और सी दोनों के लिए 1 मार्क कर सकते हो, बी और सी दोनों के लिए 1 मार्क कर सकते हो। और बेटा बेसोफिल का काम होता है मास्ट सेल की तरह काम करना, हिस्टामिन, हेपारिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है ओमकार बेटा, मैंने टाइम तो दिया यार। डन 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 डन, चलो थोड़ा टाइम और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो टाइम ले लो और सॉल्व करो, करो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहीं पे आलोक बेटा 3 घंटे का पेपर देना है नीट में, यहीं पे इसको मौत आ रही है, कह रहे मैम कितनी देर चलेगा। चलो सॉल्व करो बेटा। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। रिब्स आर अटैच्ड टू द स्टर्नम वेंट्रली एंड टू द वर्टिब्री डॉर्सली। ये वाले रिब्स कौन से होते हैं? जो स्टर्नम से वेंट्रली कनेक्टेड होते हैं और वर्टिब्रल मतलब दोनों से कनेक्टेड होते हैं, दोनों से कनेक्टेड होते हैं। दूसरा रिब्स आर अटैच्ड टू द स्टर्नम थ्रू द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th रिब, और फिर रिब्स आर नॉट अटैच्ड टू द स्टर्नम एट ऑल।
जो रिब्स स्टर्नम से बिल्कुल अटैच नहीं होते उन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, या फिर बेटा उन्हें वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं ओनली बिकॉज सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं। सी का तो 3 है। जो रिब्स बेटा स्टर्नम से भी अटैच्ड हैं, वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच है नॉर्मल तरीके से, उन्हें वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स बोला जाता है, वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं। ए का हो गया बेटा 1, ए का हो गया 1। और बेटा ऐसे रिब्स जो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, देखो वर्टिब्रल कॉलम से सारी रिब्स अटैच होती है, ट्रू रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच होती है और स्टर्नम से भी डायरेक्टली अटैच होती है। फॉल्स रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है बट आगे आके 7th की कार्टिलेज के थ्रू बेटा वो स्टर्नम से अटैच होती है, इसीलिए उन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच है बट आगे से फ्री होती है। ठीक है, ये सबके सामने सबका आंसर है। हाँ, ये वैसा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बेटा, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। ब्लड कैल्शियम लेवल इनमें से किसकी डेफिशिएंसी से लो होता है? एक हार्मोन दिया हुआ है पैराथॉर्मोन, थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, बोथ 1 and 3। बेटा पैराथॉर्मोन इज अ हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। जैसे आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन मिलके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं, वैसे ही पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन मिलके ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं। एक होता है हाइपर कैल्सिमिक, एक होता है हाइपोकैल्सिमिक। पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है और इसीलिए अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड कैल्शियम लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम को बढ़ा रहा है, आपकी जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब। अरे 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 अरे, गलत आंसर है, गलत आंसर दे रहे हो यार। सी आंसर क्यों दे रहे हो? सी आंसर क्यों दे रहे हो? सारे एक ही जैसा आंसर दे रहे हो। पीटीएच ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज करता है ना भाई, और कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम को, गलत आंसर दिया है तुम लोगों ने, उल्टा आंसर दिया है तुम लोगों ने। चेंज मत करना, अब चेंज नहीं करना, जो गलत दे दिया सो गलत दे दिया। कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम को कम करता है। जो हार्मोन ब्लड कैल्शियम को बढ़ा रहा है बेटा, बोन से या फिर बेटा आपके जीआई ट्रैक से ले लेके अब्सॉर्ब करके ब्लड में डाल रहा है, अगर उसी हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तभी तो बेटा ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगा ना। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मेरी बात सब तक पहुंची, हाँ या ना? मेरी बात सब तक पहुंची, हाँ या ना? ब्लड कैल्शियम कैन बी लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। अगर पैराथॉर्मोन की कमी हो गई तो ब्लड कैल्शियम कम हो जाएगा, क्योंकि उसका काम था ब्लड कैल्शियम को बढ़ाना। जल्दी बताओ, इस हार्मोन में भी तुम लोगों ने घपला किया है। मेरे को एक थम्स अप दे देना अगर बेटा समझ आ गया। बहुत अच्छा सवाल था ये। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू एक्सक्रीशन बाय ह्यूमन किडनी बोल रही हूं, किडनी इज करेक्ट। ये छोटी छोटी गलतियां यहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस मेन एग्जाम में मत करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन रिगार्ड टू एक्सक्रीशन बाय ह्यूमन किडनी, यार किडनी इज करेक्ट। डिसेंडिंग लूप इज इम्परमिएबल टू वाटर, कतई नहीं बेटा, ये कैसी अपशब्द बात कही है इन्होंने। डिसेंडिंग लूप तो क्या होता है बेटा, परमिएबल होता है वाटर के लिए, नियरली इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल इज इनकेपेबल ऑफ रीअब्सॉर्बिंग बाइकार्बोनेट। भाई डीसी देखो, पीसीटी से पहली बारी बाइकार्बोनेट एब्सॉर्ब होता है और डीसीटी से रीअब्सॉर्ब होता है बाइकार्बोनेट, तो ये स्टेटमेंट भी मैम गलत है। नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्टरेट इज अब्सॉर्ब बाय द रीनल टिब्यूल्स, ये बात बिल्कुल सही है, तभी तो बेटा आप इतनी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हो। आप फिल्टरेट इतना सारा बनाते हो, जीएफआर आपने देखी है कितनी ज्यादा होती है, बट जो बेटा यूरिन बनता है वो 1 से 1.5 लीटर ही बनता है। 180 लीटर फिल्टरेट बनता है पर डे, यूरिन बनता है सिर्फ 1 से 1.5 लीटर, क्योंकि 99% आप रीअब्सॉर्ब कर लेते हो। अगला क्वेश्चन करें। अरे यार एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? नहीं। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद, जल्दी, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट, विच मीन्स आपको बैक्टीरिया के सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ रहा है। जैसे मैं तुम्हें कॉम्पिटेंट बनाया है, मैंने तुम्हें पूरे साल भर प्रिपरेशन करवा के नीट के लायक बनाया, अभी यहाँ पे बेटा प्रैक्टिस करवा के और ज्यादा नीट के लायक बना रही हूं। तुम्हें भी सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है।
कॉम्पिटेंट बनाने का मतलब होता है, आपको याद है बैक्टीरिया के आसपास डाइवेलेंट कैटायंस डाल देते हो ताकि डीएनए को उससे अटैच कर सको। डीएनए नेगेटिव चार्ज है, कैल्शियम आयंस पॉजिटिव है, ताकि आप उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सको उसके थ्रू पेनिट्रेट करने में, बैक्टीरिया के थ्रू एंटर करने में। सो बेसिकली इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स इनटू द बैक्टीरियम, राइट। चलिए अगला सवाल। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ। बेटा जीन गन टेक्निक किसके लिए की जाती है? जीन गन टेक्निक करी जाती है प्लांट्स के लिए, है ना, याद आ रहा है, प्लांट्स के लिए की जाती है जीन गन टेक्निक। सो आप डीएनए को कोट नहीं करते हो बल्कि गोल्ड एंड टंगस्टन को कोट करते हो डीएनए से। डीएनए ऊपर रहता है, गोल्ड एंड टंगस्टन अंदर रहता है, उसके ऊपर कोटिंग करके हाई वेलोसिटी से बेटा बम्बार्ड करते हो, बम्बार्ड नहीं बम्बार्ड, गोल्ड एंड टंगस्टन, ये याद रखना है, डीएनए ऊपर होता है। माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हो इनटू द न्यूक्लियस, किसके लिए करते हो? एनिमल सेल के लिए। डन 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 डन। अगला सवाल बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पीबीआर 322? इसमें से कौन सी चीज पीबीआर 322 के लिए करेक्ट नहीं है? देयर आर रिकॉग्निशन साइट्स फॉर BAM-H1 and SAL1 within the tetracycline resistant gene. It has two drug resistant gene, tetracycline and ampicillin. It was developed by Bolivar and Rodriguez. Selectable marker present in it can differentiate the recombinant from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in presence of chromogenic substrate. बेटा BAM-H1 और SAL1 साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर ही होती है, याद है, और हमने BAM-H1 से ही तो कट किया था। यहां था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, यहां था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, दो रेजिस्टेंट जीन इसके पास होती है। बी और आर नाम ही आ रहे हैं बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज से। सिलेक्टेबल मार्कर जो होता है वो कैसे डिफरेंशिएट करता है? कलर प्रोड्यूस से डिफरेंशिएट नहीं करता, वो तो PUC 8 करता था, ब्लू व्हाइट कॉलोनी सिलेक्शन। यहाँ पे तो आपको मल्टीपल प्लेटिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता था, राइट, और जिसका सोल्यूशन था वो PUC 8। यस, तो ये गलत हो गया बेटा। डन 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 डन। अगला क्वेश्चन, इन कॉकरोच द टेस्टिस आर प्रेजेंट बिटवीन। टेस्टिस 1 पेयर होती है, ट्राइलोब्यूलर होती है, ओवरी 1 पेयर होती है, एक ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल होते हैं। ओवरी की लोकेशन होती है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, टेस्टिस की लोकेशन होती है बेटा 4th, 5th, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है निहाल बेटा, चिल चिल चिल, नहीं बेटा निहाल, ये प्रोक्रेस्टिनेशंस और ये नहीं करना होता। मैम ऐसा ही आएगा या वैसा ही आएगा, बेटा जैसा आता है अब तक नीट में वैसा ही आएगा। आपने ऐसे सवालों में भी देखो कैसे शगुन किया है। अगर तुमने 2-3 सवाल यहाँ पे गलत कर दिए तो 12 नंबर तो ऑलरेडी चले, 12 थोड़ी गए, 15 गए नंबर। और ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हो। क्या ये एनसीईआरटी के बाहर का था? तुम्हें यहाँ पे लगता है कि मैम क्वेश्चंस तो आसान है, क्या मैम ऐसे आएंगे या नहीं, पर आते ऐसे ही हैं। और तुम जैसी मिस्टेक्स कर रहे हो ना बेटा, फास्ट रीडिंग कर देते हो, पढ़ते नहीं हो और फिर मिस्टेक करते हो। फिर आप बाद में अपने जूनियर्स को बोलते हो हमारा तो टफ आया था, हमारे टाइम पे तो टफ आया था। ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना भाई। धन्यवाद अंजलि। आसान पे बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आने हैं। प्रोवेंट्रिकुलस इन कॉकरोच लाइज बिटवीन। प्रोवेंट्रिकुलस होता क्या है बेटा? प्रोवेंट्रिकुलस क्या होता है? प्रोवेंट्रिकुलस होता है गिजर्ड। कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल से कई बार क्वेश्चन आया बेटा। गिजर्ड किसके किसके बीच में लोकेटेड होगा? गिजर्ड इज द लास्ट पार्ट ऑफ फोरगट, है ना। और गिजर्ड और मिडगट के बीच में क्या होते थे? हेपेटिक सी के। और मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या होता था बेटा? मैल्फिगेंट ट्यूब्यूल 100 से 150। हेपेटिक सी के कितनी होती थी? 6 to 8, राइट। तो बेटा प्रोवेंट्रिकुलस क्रॉप और मीजेंट्रॉन के बीच में होगा, क्योंकि क्रॉप के बाद आता है प्रोवेंट्रिकुलस यानी कि गिजर्ड। आता है कि नहीं नलायकों? Pharynx लीड्स टू ईसोफेगस, लीड्स टू बेटा क्रॉप, लीड्स टू गिजर्ड, गिजर्ड लीड्स टू बेटा मिडगट। तो ये गिजर्ड है, ये क्रॉप है, और ये मिडगट है, मिडगट को मीजेंट्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनल सर्काई एंड एनल स्टाइल इन कॉकरोच इज करेक्ट? बहुत आसान है। कॉकरोच में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कर सकते हो। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब बेटा मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से डिफरेंशिएट कर सकते हो। दोनों के एब्डोमेन को अगर चेक करोगे, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, बट मॉर्फोलॉजिकली देख के कैसे पता लगाओगे? दोनों के एब्डोमेन में अगर आप स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करोगे, मेल के पास 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं, एनल सर्काई, एनल स्टाइल्स। एनल स्टाइल 9 सेगमेंट में होती है। फीमेल के पास एनल स्टाइल नहीं होती, लेकिन एनल सर्काई होती है। एनल सर्काई दोनों के पास है।
एनल स्टाइल्स डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर होती है. सो एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट बट एनल सर्काई आर प्रेजेंट इन फीमेल. यस, ठीक है. एनल स्टाइल आर एब्सेंट, एनल सर्काई प्रेजेंट इन मेल. नहीं बेटा, मेल के पास दोनों होती है. एनल सर्काई एब्सेंट, एनल स्टाइल प्रेजेंट इन फीमेल. एनल स्टाइल फीमेल में नहीं प्रेजेंट होती. बाकी तो आप ऑड वन आउट कर लोगे. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. देखो एक ऐसा वाला आता है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट. सेल जंक्शंस आर प्रेजेंट इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज. ठीक है. Among cell junctions, adhering junctions helps to stop substances from leaking across a tissue. बेटा सेल जंक्शंस जो होती हैं एपिथेलियम में भी होती है, अदर टिश्यूज में भी होती है. बिल्कुल सही बात है मैम. 3 तरीके की बेटा सेल जंक्शंस थी, टाइट जंक्शंस, अडहेरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस. टाइट जंक्शंस एक्ट प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस द सेल, एनसीईआरटी. एडहेरिंग जंक्शंस हेल्प्स इन सीमेंटिंग बिटवीन सेल, जोड़ के रखने में काम करता है. गैप जंक्शंस हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स इवन बिगर मॉलिक्यूल्स. अडहेरिंग जंक्शंस लीकेज को नहीं रोकता, सीमेंटिंग करवाता है. ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. कभी भी ये नहीं बोलोगे सेल जंक्शन सिर्फ एपिथेलियम में है. एपिथेलियम में सबसे ज्यादा होती है बट बाकी टिश्यूज में भी होती है. ठीक है. अगला क्वेश्चन बेटा, इफ इन अ फीमेल implantation of embryo occurs at a site other than uterus, this condition is called as. यूट्रस में इंप्लांटेशन होनी चाहिए. इंप्लांटेशन के लिए क्या होता है, आपका जो ब्लास्टोसिस्ट था, ब्लास्ट्यूला था, उसमें जो बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट था, वो ट्रोफोब्लास्ट जाके यूट्रस एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है. मैंने आपसे कहा भी था कि इसका सही समय पे निकलना, जोना पेल्यूसिडा निकलती नहीं है जब तक क्लीवेज डिवीजन होता है. क्लीवेज डिवीजन तो फैलोपियन ट्यूब से स्टार्ट हो जाता है. बट मैम कई फीमेल्स में ना ये जोना पेल्यूसिडा पहले ही हट जाती है जब वो डेवलपिंग जो वो है आपका बेबी तो डेवलप नहीं हुआ, वो जो जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन चल रही, जो भी स्ट्रक्चर है वो बेटा क्या होता है ना, कई बार फेलोपियन ट्यूब में वो बेटा वो निकल जाता है जोना पेल्यूसिडा, और फेलोपियन ट्यूब में जाके वो फिर चिपक जाता है. उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. सीरियस कंडीशन है, ऐसे प्रेगनेंसीज को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते. ठीक है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी. अगला क्वेश्चन बेटा, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इंपल्स थ्रू अ नर्व फाइबर, द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सबसे पहले तो बेटा मेम्ब्रेन्स रेस्ट पर होती है, और रेस्ट मतलब अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव. इसे -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल कहते हैं. इसे -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल कहते हैं. फिर बेटा आप स्टिमुलस देते हो, थ्रेशोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस आता है -55 से -60. सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं बेटा, और जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं तो बेटा क्या होता है, आपकी मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव हो जाती है, डीपोलराइजेशन. तो डीपोलराइजेशन हुआ, फिर बेटा क्या होगी, मेम्ब्रेन्स वापस से बेटा क्या कर जाएगी, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्लोज हो जाएगी. सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्लोज हो जाएगी, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेगी. पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेगी तो मेम्ब्रेन वापस से नेगेटिव, राइट. हाँ ठीक है. तो पहले मेम्ब्रेन नेगेटिव, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर मेम्ब्रेन पॉजिटिव, राइट. रीपोलराइजेशन देखो ना, पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन. बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं. तो फर्स्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड देन बैक टू नेगेटिव. बेटा समझ में आ गया तो एक बारी मुझे थम्स अप दे दो. अगर समझ में आ गया तो बेटा एक बारी मेरे को थम्स अप दे दो. डन 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 डन. ठीक है. डीपोलराइजेशन के वक्त में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलती है, रीपोलराइजेशन के वक्त में पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलती है जब मेम्ब्रेन को वापस से नेगेटिव होना होता है ना, और उसके बाद सारा क्लोज हो जाता है, फिर वापस से रेस्ट की कंडीशन मेंटेन्स. वासा रेक्टा रेफर्स टू, वासा रेक्टा बेटा वो ब्लड वेजल्स होती हैं जो आपकी लूप ऑफ हेनले के अराउंड होती है. उनका क्लोज प्रॉक्सिमिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है लूप ऑफ हेनले के साथ, बिकॉज बेटा ये दोनों मिलके काउंटर करंट मैकेनिज्म करते हैं. काउंटर करंट मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन. कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी चीजें डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकाल रहे हो पानी, वो असेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर जाता है. जो भी चीजें असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकाल रहे हो इलेक्ट्रोलाइट, वो डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर जाता है.
हाँ या ना? इट इज अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क विच रन्स बेटा पैरेलल टू हेनलेज लूप, कॉन्सेंट्रेशन में यूरिन के हेल्प कर रहा है, राइट? यस एवरीबॉडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस थे बेटा जो आपने सॉल्व किए और उसके साथ में आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज किए हैं। सोडियम पोटेशियम पंप अक्रॉस द मेम्ब्रेन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स द मेजर फैक्टर जो आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है, सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। 3 सोडियम बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम अंदर लेके आता है, 1 एटीपी का यूज करके। 3 सोडियम आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम इनसाइड द सेल। करेक्ट है ये बात? करेक्ट है ये बात? एंड बेटा आखिरी क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से आंसर देना, कोई शगुन मत करना, टेक योर टाइम एंड फिर आपका टाटा बाय बाय करेंगे, ठीक है। Which of the following statement is correct? Electrical synapses are more common in our neural system than chemical synapses. कतई नहीं बेटा, हमारे ज्यादातर साइनेप्सिस ही केमिकल साइनेप्सिस होते हैं। New potential in post-synaptic neuron may be either excitatory or inhibitory. Hypothalamus is the major coordinating center for sensory and motor signaling. चलो मैं 1-2 सवाल पूछूंगी इससे रिलेटेड। The tract of nerve fibers that connect the two cerebral hemisphere are called as corpora bigemina. देखो केमिकल साइनेप्सिस ज्यादा कॉमन होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस से। जो न्यू पोटेंशियल होता है जो अगले न्यूरॉन में आएगा, यही बेटा करेक्ट स्टेटमेंट है। वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, वो इनहिबिटरी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। आप मुझे ये बताओ, हाइपोथैलेमस तो मेजर सेंटर नहीं है क्योंकि ये तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो कौन है मेजर सेंटर फॉर कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग? एक बारी मुझे ये बताओ, ये क्यों गलत है और ये क्यों गलत है? द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर दैट कनेक्ट द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसे कॉर्पोरा बाइजेमिना नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? उत्कर्ष बिल्कुल सही, इसे कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। कॉर्पस कैलोसम जो होता है बेटा 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर नहीं है, इट इज द थैलेमस। थैलेमस को रिले सेंटर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया, मैंने कोशिश की है कि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स को आपको बेटा लेक्चर के थ्रू कवर करवा दूं। प्रॉमिस किया था एक सेशन लूंगी, मैंने आपका सेशन लिया है, बट मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में जितने भी पॉइंट्स बताए बेटा लास्ट मोमेंट रिवीजन के, आप वो प्लान अपना करते हुए चलो। मैंने आपको पढ़ाने के साथ साथ काफी बार एक चीज समझाने की कोशिश की है बेटा कि आप सिर्फ एक एग्जाम देने जा रहे हो। आई नो कि वो एग्जाम आपके लिए बहुत जरूरी है और आपने बहुत टाइम इसकी प्रिपरेशन करी है, बट बेटा हमेशा याद रखो कि ये एक एग्जामिनेशन ही है, ये कोई भी ऐसा एक फैक्टर नहीं है जो आपके जीवन को डिसाइड कर देगा और इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जीवन में कुछ और कभी कर पाओ। लेकिन जब आप किसी एक चीज के लिए तैयारी करते हैं, कोई एक चीज की प्रिपरेशन करते हैं, तो 100% फोकस और 100% डेडिकेशन, 100% एनर्जी उस पर लगानी होती है। और इसीलिए बाकी अदरवाइज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मत सोचो, सिर्फ एक ही टारगेट दिखना चाहिए, लक्ष्य, ठीक है। वही लक्ष्य आप बेटा सीधा मान के चलो, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में पेपर दो, आप पेपर दे के आओ आराम से। और मैं आपको हमेशा कहती हूं कि मेहनत करने वाला बच्चा किसी भी सिचुएशन में कोई भी काम बहुत अच्छा कर लेता है। आप जो भी काम करो आप अच्छा करो, ये आपके जीवन का एक गोल होना चाहिए। मैं जो भी कार्य करूंगा, मैं जो भी काम करूंगा वो ही अच्छा करूंगा और वो आपका भी गोल होना चाहिए बेटा, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत सारी विशेष दे रही हूँ, नीट एग्जाम से पहले भी मैं आप लोगों को और भी बधाइयां दूंगी, ठीक है। मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन बेटा, कितना यूजफुल लगा, ठीक है। बाकी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो वार वार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विल बेटा सी यू ऑल सुपर सून।
मिलेंगे बेटा आप लोगों से, चाय पार्टी करेंगे। मैं कोटा गई थी, मुझे बहुत ज्यादा बच्चों से इंटरैक्ट करने का मौका नहीं मिला, बहुत सारे सपोलो से मिलने का मौका नहीं मिला, बट मैं चाहती हूं कि मेरे इस बैच से बच्चे सिलेक्ट हो और हम मिलें बेटा, हम बातें करें, हम चाय पार्टी करें। और इसके लिए बेटा आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है? तो आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करो और मैं रिजल्ट सेलिब्रेशन में आप लोगों से मिलूंगी, ठीक है? चलिए जी, इसी बात के साथ में आई लव यू ऑल, सी यू ऑल सुपर सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी बेटा, ठीक है? बाय बाय।